सेक्सुअली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ घर पे तुम लोग को बोलने को नहीं मिलता है क्या? लोग पैसे देके एडमिशन लेते हैं सुनने के लिए, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं बोलने के लिए हैं? फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। और देखिए जो मॉडिफाइड शूट वाली बात है इसकी बहुत कीमत है, क्योंकि ये है तो बात छोटी सी, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें और छुपी हुई हैं। देखिए शूट का मतलब आपको पता है कि शूट का मतलब क्या बताता है, स्टेम पे जो नोड है और वहां से जो लीव्स निकलती हैं उसको मिला के शूट कहते हैं। अब आप मॉडिफाइड शूट कह रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वो जो लीफ जहां से निकल रही थी वो मॉडिफाई हो चुकी है और वहां पे फ्लावर बन गया। सवाल यह है कि वो मॉडिफिकेशन हुई कैसे। तो कैसे हुई मॉडिफिकेशन का जवाब है कि वहां पे फ्लोरिजिन हार्मोन का एक्शन है। फ्लोरिजिन इज एन हाइपोथेटिकल हार्मोन। आप अपने पूरे सिलेबस में दो हाइपोथेटिकल हार्मोन पढ़ते हैं, एक फ्लोरिजिन और एक वर्नलिन। लास्ट चैप्टर जो 11 का आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें वर्नलाइजेशन नाम का टॉपिक आप पढ़ते हैं, सुन लीजिए। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जिस हार्मोन का एक्शन तो हमें पता है कि करता है, लेकिन वो हार्मोन एज अ केमिकल हम आइसोलेट नहीं कर सके। जितने भी हार्मोन्स हैं दुनिया में उनके एक्शन के साथ साथ हम उनको केमिकली आइसोलेट कर चुके हैं, हम उनका केमिकल स्ट्रक्चर जानते हैं। अगर आप मुझसे बोलोगे कि ये हार्मोन, कोई पर्टिकुलर हार्मोन मुझे दिखाओ, तो मैं आपको उसका केमिकल स्ट्रक्चर बना के दिखा सकता हूँ, या आपको मतलब वो रियल चीज है ना, एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं है, मनगढ़ंत बातें नहीं है। लेकिन हाइपोथेटिकल हार्मोन वो होते हैं जिनको किसी ने अभी तक आइसोलेट करके नहीं दिखाया है। किसी ने ये नहीं बताया कि देखो भाई ये लो ये हार्मोन है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उसका एक्शन जरूर देखते हैं। ये बस वक्त की बात है, एक ना एक दिन वो भी आइसोलेट हो जाएगा, अभी तक तो नहीं हुआ है, तो उसको हाइपोथेटिकल हार्मोन कह देते हैं। तो जवाब ये आया कि फ्लोरिजिन हार्मोन जो बनता है प्लांट में, वो बनता है जहां पे लाइट परसीव करने का पावर होता है। इसको थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं फोटो पेरियोडिज्म नाम के टॉपिक से भी, सुनते रहिएगा। तो लाइट परसीव करने का पावर सिर्फ लीफ के पास होता है प्लांट्स में। तो लीफ ने लाइट को परसीव किया, सेंस किया आई मीन, और उसके बाद उन्होंने फ्लोरिजिन हार्मोन की सिंथेसिस की। लेकिन हमें तो फ्लावर बनाना था ना, फ्लोरिजिन वैसा हार्मोन है जो फ्लावर बनवा रहा है। तो होता क्या है कि जो लीफ उसको परसीव कर लेती है, उसके बाद उस फ्लोरिजिन हार्मोन के बनने के बाद उसकी कंडक्शन बोलो या ट्रांसपोर्टेशन बोलो वो किया जाता है, और जिस शूट को आपको मॉडिफाई करना है वहां पे जाके ये असर करता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम अपने बॉडी में भी ऐसे हार्मोन्स पढ़ते हैं जो बनते कहीं और है लेकिन उनका टारगेट साइट ऑफ एक्शन कहीं दूर होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में बने हुए हार्मोन्स पूरे बॉडी पे असर डालते हैं। तो ये वही बात हो गई। तो लीफ ने परसीव किया, सिंथेसाइज किया, फिर ट्रांसपोर्ट किया, और जिस शूट को मॉडिफाई करना था वहां पे जाके फ्लोरिजिन हार्मोन ने फ्लावर कर दिया, फ्लावरिंग करवा दी। फ्लावरिंग होने के प्रोसेस को हम एंथेसिस बोलते हैं, जो कली होती है, फ्लोरल बड जिसको बोलते हैं। फ्लोरल बड जब ओपन होता है, कली जब खिल जाती है, फ्लावर बन जाती है, तो उस प्रोसेस को एंथेसिस बोलते हैं। फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी बोलते हैं, इसलिए हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को एंथोफाइटा भी बोल सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ मॉडिफाइड शूट का? एक और चीज, फ्लोरिजिन हार्मोन का बात हम समझ में आई, एक और बात समझ लीजिए फिर लिखेंगे। होता क्या है, आपके पास फ्लावर जिसको आप कह रहे हैं ना, फ्लावर में एक्चुअल में होते हैं 4 फ्लोरल वर्ल्स, फ्लोरल अपेंडेजेस भी कहती है एनसीईआरटी उसको। तो फ्लोरल वर्ल्स 4 हैं, ये चारों फ्लोरल वर्ल्स एक एक नोड पे बनते हैं। आई मीन टू से, मान लो अगर ये स्टेम है तो इसके ऊपर 1 2 3 4 नोड होंगे, आ जाओ, 4 नोड होंगे और हर नोड पे एक फ्लोरल वर्ल बनेगा। अब अगर ये नोड्स काफी दूर रहेंगे तब तो आप फ्लोरल वर्ल्स भी काफी दूर दूर बनाओगे और आपको फ्लावर का जो पूरा एरिया है वो ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें तो फ्लावर छोटा सा एक जगह पे मिल जाता है। तो होता क्या है, जब फ्लोरिजिन हार्मोन आता है तो ये सारे नोड्स जो सक्सेसिव नोड्स हैं एक के ऊपर एक, वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब है जो इंटर नोड्स होंगे ना नोड्स के बीच में, उनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। अब ये बहुत फायदे की बात है, आप ऐसे इसको समझिए कि ये स्टेम है और उसके ऊपर जो ये नोड्स थे जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन पे एक एक फ्लोरल वॉल बनने थे, वो एकदम नजदीक आ चुके हैं। इतने नजदीक हैं कि आपको लगेगा कि एक में एक मिले हुए हैं। थोड़ा गैप है लेकिन वो बहुत ही मामूली सा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो जो नोड्स होते हैं वो एकदम कंडेंस हो जाते हैं, इंटर नोड की डिस्टेंस कम हो जाती है। अब हर नोड पे, हर सक्सेसिव नोड पे एक एक फ्लोरल वॉल बनेगा। फ्लोरल वॉल्स के नाम आपको पता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड डायमोनियम। ये चारों इतने नजदीक बनते हैं कि आपको कुल मिला के एक फ्लावर नजर आता है।
लेकिन बनते हर नोड पे हैं। ये कैसे बने? फ्लोरिजन हार्मोन ने बनवाया। क्यों बने? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो ऑर्गन था। आइए बातों को लिख लेते हैं। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या हुआ? शूट का जो काम था उससे मॉडिफाई हो गए, फ्लावर बनाने लगे। लिख लीजिए इसी में, फ्लोरिजन हार्मोन हाइपोथेटिकल हार्मोन की बात हो रही है। इट्स एन हाइपोथेटिकल हार्मोन। और ये हाइपोथेटिकल हार्मोन एकदम क्लियर रखिएगा, सिंथेसाइज तो होता है लीव्स के पास, लेकिन फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उस शूट के रीजन्स में जहां पे आपको फ्लावरिंग करवानी है। टू शूट रीजन फॉर फ्लावरिंग। कुछ बातें लिख लेते हैं। फ्लावर को पढ़ना, उसके कैरेक्टर को पढ़ना, एंथोलॉजी। और ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड का भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जिसको हम एंथेसिस बोलते हैं। फ्लोरल बर्ड एंथेसिस, जो मैंने आपको बात बताई वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जब फ्लावरिंग करनी होती है तो जो नोड्स होते हैं, नोड्स गेट कंडेंस्ड। वो तो कहता है कि पूरा जो शूट है वही कंडेंस हो जाता है, एंड वन फ्लोरल वॉल बनेगा, एक फ्लोरल वॉल बनेगा हर सक्सेसिव नोड पे, ऑन ईच सक्सेसिव नोड। कोई एक छोड़ के नहीं होगा, हर आने वाले नोड पे चार लगेंगे टोटल, वन फ्लोरल वॉल बनेगा। और 4 वॉल्स जब बन जाते हैं, अपेंडेजेस भी बोलते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि देखो देखो एक पूरा फ्लावर बन गया। 4 फ्लोरल अपेंडेजेस, 1 फ्लावर। अब इसमें भी कुछ बातें हैं, आगे की बात सुनिए, लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें सीखनी होती हैं। जैसे मैं तुमसे मान लो कहता हूं कि कोई टर्म है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर उसको बोलेंगे जिसके पास चारों फ्लोरल अपेंडेजेस या चारों फ्लोरल वॉल्स होते हैं, उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ऑल 4 फ्लोरल वॉल्स हैं तो आप कंप्लीट फ्लावर हैं। तो बताओ इनकम्प्लीट किसको बोल देंगे? जिसके पास कोई भी एक एब्सेंट हो। कौन सा होगा ये आप चुन लीजिए, लेकिन कोई भी एक एब्सेंट हो। तो एनी वन अगर एब्सेंट है, एनी वन फ्लोरल वर्ल इज एब्सेंट, चार में से कोई एक भी खत्म हो गया तो आप इनकम्प्लीट हो गए। फिर एक टर्म आता है परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट इनपरफेक्ट हम वर्ड ऐसा नहीं है कि हम पहले यूज नहीं किया है हमने, इम्परफेक्ट फंजाई पढ़ा था ना। तो परफेक्ट इम्परफेक्ट का मतलब वही रहेगा पूरे हर जगह पे। हाँ, हम वैसे फ्लोरल वर्ड्स की गिनती करेंगे चार में से, जो कि हमारे एडेंशियल वर्ड्स हैं। दो ही एडेंशियल वर्ड्स हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एडेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं इन द एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन? जो आपको गैमीट बना के दे वही आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने वाला वर्ड है। तो एंड्रोशियम आपको मेल गैमीट, गाइनोशियम आपको फीमेल गैमीट देता है। तो परफेक्ट फ्लावर उसको बोलेंगे जिसके पास दोनों प्रेजेंट हो, बोथ एंडोरोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट। अगर ऐसा है तो आप परफेक्ट फ्लावर है। ठीक है, तो बताओ इम्परफेक्ट क्या कहलाएगा फिर? जिसमें इन दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट हो, या आप कह सकते हैं कोई एक ही प्रेजेंट हो, दो में से एक एब्सेंट हो एक ही प्रेजेंट। और अगर दोनों ही एब्सेंट है तो भी आप इम्परफेक्ट है, मतलब एटलीस्ट वन शुड बी एब्सेंट। होने को तो दोनों हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वन एसेंशियल वर्ल, ये दोनों एसेंशियल वर्ल्स थे। लेकिन आप ये भी समझिए, अगर दोनों एब्सेंट हो जाएंगे तो उस फ्लावर का मतलब ही क्या हुआ? फिर जब कुछ है नहीं तो फिर करने क्या आए हो? तो एटलीस्ट वन एसेंशियल वर्ल इज एब्सेंट, दोनों एब्सेंट हो जाए ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब आप इन चारों को देखते हुए मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे। बताइए, कोई परफेक्ट फ्लावर इनकम्प्लीट हो सकता है? परफेक्ट फ्लावर इनकम्प्लीट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। परफेक्ट होने के लिए आपको शर्त क्या लगी थी? एंडोशियम गाइनोशियम होनी चाहिए। और इनकम्प्लीट बनने के लिए तो चार में से एक हटाना था ना बस। तो वो एक मैं कैलिक्स कोरोला भी तो हटा सकता हूँ, लेकिन कैलिक्स कोरोला हटाने से मेरे परफेक्ट इम्परफेक्ट होने पे कोई असर नहीं पड़ता। क्या कोई इनकम्प्लीट फ्लावर परफेक्ट हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। क्या कोई अगर इम्परफेक्ट फ्लावर है तो वो कभी भी कंप्लीट हो पाएगा? इम्परफेक्ट हो मतलब आपने एंड्रोशियम गाइनोशियम में से कोई एक हटाया, और जैसे ही एक हटा चार में से तो आप उसी दिन इनकम्प्लीट हो गए। तो ये इस तरह से आपको गेम आना चाहिए। इसी तरह से एक आता है क्लमाइडी, लिख लीजिए।
मोनोक्लमाइडस, मोनोक्लमाइडियस फ्लावर किसको बोलते हैं? मोनो मतलब सिंगल, ऐसा फ्लावर जिसके पास ओनली वन एक्सेसरी वर्ल हो। एक्सेसरी वर्ल मतलब कैलिक्स एंड कोरोला, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते, आई मीन टू से गैमीट्स नहीं देते, मदद करते हैं, पूरे काम होने में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन गैमीट्स नहीं देते। कैलिक्स और कोरोला उन्हीं में से आते हैं। तो ओनली वन एक्सेसरी वर्ल इज प्रेजेंट, तो मोनोक्लोमाइडियस। डाइक्लोमाइडियस किसको बोल देंगे फिर? जिसके पास दोनों प्रेजेंट हो, दोनों हो, कैलिक्स और कोरोला दोनों हो, कैलिक्स प्लस कोरोला दोनों हो। और अगर आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो आप एक्लमाइडियस। दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास, बोथ एब्सेंट। अच्छी बात। तो इस तरह से कुछ टर्म्स हमने सीखे। सबसे बड़ा फ्लावर बताइए। रेफ्लेशिया। पेरियंथ का आएगा जब दोनों में से कोई नहीं है। दोनों में से कोई नहीं, हाँ कोई नहीं है मतलब फ्यूज हो गया ना, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो एक्लोमाइडियस। लार्जेस्ट फ्लावर इज रेफ्लेशिया। अब ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ना पूछा जा रहा है कि रेफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर है कि नहीं है। आपसे पूछेंगे कि जो लार्जेस्ट फ्लावर है उसमें सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है और उसकी हैबिटेट कैसी है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, लार्जेस्ट फ्लावर का सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। पता होना चाहिए लार्जेस्ट फ्लावर क्या है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया क्योंकि इतना लार्ज फ्लावर है, इसकी सीड भी बड़े होंगे जब ये फ्लावर की जगह फ्रूट और फ्रूट में सीड आएगा। तो एलिफेंट से करते हैं, तो लिख लीजिए इससे रिलेटेड दो बातें, बात याद रखेंगे तो फिर एग्जाम्पल याद होता है। तो सीड डिस्पर्सल वाया एलिफेंट, नॉट पॉलिनेशन। ये एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें पॉलिनेशन होता है एलिफेंट से, पॉलिनेशन नहीं होता, सीड डिस्पर्सल होता है। और क्योंकि इतना बड़ा है तो एलिफेंट की जरूरत पड़ेगी। एंड इट्स ऑल्सो अ टोटल रूट पैरासाइट। जो दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है ना, वोल्फिया पैरासिटिका, लिख रहा हूं। पता तुम्हें वोल्फिया का फ्लावर इतना छोटा है क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही सबसे छोटा है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट की दुनिया में वोल्फिया का प्लांट बहुत छोटा प्लांट है। माइक्रोस्कोपिक फ्लावर्स कहा जाते हैं, मतलब दिखते भी नहीं है। क्या क्या बात हो रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्लावर्स बना रहे हैं। तो वोल्फिया पैरासिटिका का सबसे छोटा फ्लावर है। इसके बारे में भी आपसे पूछेंगे, इट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। तो आजकल इस तरह से गेम बन रहा है। ओके, ये कुछ बातें हैं। हाँ, मतलब कि ये जो फ्लावर्स हैं ये किसी दूसरे प्लांट के रूट या स्टेम के ऊपर पैरासाइट बन के रहेंगे शेल्टर के लिए। हाँ, वो लार्जेस्ट फ्लावर बना रहा है ना, वो फ्लावर लार्जेस्ट बना रहा है, प्लांट थोड़ी सबसे बड़ा है, उसके फ्लावर्स बड़े हैं तो वो रहेगा और फ्लावरिंग करेगा। कितना बड़ा है? नहीं, कमरे के बराबर तो नहीं, अच्छा खासा बड़ा है। मतलब जो नॉर्मल फ्लावर्स हम देखते हैं उससे बड़ा ही है। देख के आपको लग जाएगा कि हाँ इसको तो होना चाहिए सबसे बड़ा। वोल्फिया तो का तो दिखेगा ही नहीं आपको। चलिए, एक फोटो बनानी होती है हमें, लिख लिया ना जी, कोई बात नहीं। ओ भाई, एंथोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट, सिर्फ अरेंजमेंट। और पूरे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। जैसे ये ग्रुप है तो ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये अरेंज्ड कैसे है वो उसकी टैक्सी है। हो गया जी? हाँ सर, बोलिए। हाँ हो जाएगा, करवा देंगे। अभी करवाएं? कर दो जी, प्रोजेक्टर ऊपर नीचे क्या है इसको करना है। हाँ, थोड़ा इसकी सेटिंग बिगड़ गई है, थोड़ा नीचे कर देना। तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो हम क्या करें। बना लीजिए, आइए।
पेडिसिल, अरे लिखने तो दो। थैलेमस या रेसेप्टिकल, सुन लेंगे। ये पहला फ्लोरल वल है, इसको कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट को कहते हैं सेपल्स। यूनिट का मतलब क्या हुआ? वर्ल मतलब क्या होता है? वर्ल मतलब पूरा सर्कुलर हो गया ना, तो सेपल्स, बहुत सारे सेपल्स मिलके एक कैलिक्स बना रहे हैं, एक वर्ल बना रहे हैं। ईच यूनिट और ईच मेंबर ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल्स। कुछ बच्चे पंचवर्षीय योजना बना के ही आते हैं, 5 साल जब तक नहीं तैयारी करेंगे तब तक चैन नहीं आएगा। वो बैठा है पीछे, वही, नाम नहीं लूंगा, जिसको समझना था वो समझ गए। कोरोला मतलब पेटल्स, कलरफुल होते हैं, ये दोनों एक्सेसरी वर्ड्स होते हैं। एक्सेसरी वर्ड, एक्सेसरी का मतलब होता है कि हम तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, बस हेल्प करेंगे। हेल्प इन दी ओवरऑल एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे हेल्प करते हैं वो आपको पता ही होगा, अभी बता दूंगा। कैलिक्स कैसे हेल्प करता है? देखिए, जब फ्लोरल बड रहता है, हाँ, तो उसको प्रोटेक्ट करता है, और अगर ग्रीन हुआ तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। एनसीईआरटी ऐसी लिखती है कि कैलिक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन तो है ही, एंड मे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ ग्रीन इन कलर। तो उसके सेपल्स अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। कोरोला के जो पेटल्स हैं वो तो सबको पता है, फूल की पंखुड़ियां जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं, ताकि वो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन वो अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट को, बटरफ्लाई को, मधुमक्खी को, जिसको भी करना है अट्रैक्ट कर सके। तो ये लोग देखो गैमीट तो नहीं दे रहे, लेकिन पूरे काम में हेल्प तो कर रहे हैं, इसलिए मददगार वर्ल्स या एक्सेसरी वर्ल्स, या फिर इनको कहने वाले नॉन एसेंशियल वर्ल्स भी कहते हैं। हाँ हाँ, तो उनमें होगा, लेकिन उनमें कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस मतलब व्हाइट हो जाएगा। ये जो है इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। कमाल की बात ये है कि ये सारे वर्ल्स सक्सेसिव नोड्स पे बनते हैं, और ये सारे वर्ल्स इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। मतलब पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। आप नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि 4 बोलना है, मुंह उठा के कुछ भी 4 बोल दिया। पहले नंबर पे कैलिक्स ही है, फिर कोरोला है और एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम की हर यूनिट को स्टेमेन कहा जाता है। एक एक करके हम एक एक वर्ल्स को पढ़ेंगे, हमारा यही टारगेट है आज का। और ये जो है इसको क्या बोल देंगे? गाइनोशियम। गाइनोशियम दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका हर यूनिट पिस्टिल कहलाता है, कहने वाले कार्पल भी कहते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर? एसेंशियल वर्ल्स। इनके बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि यही क्या देंगे? गैमीट्स। एसेंशियल कहने का रीजन लिख देते हैं, दे प्रोवाइड मेल एंड फीमेल गैमीट रिस्पेक्टिवली। अब कुछ अनोखी बातें एनसीईआरटी में जो बिखरी हुई पड़ी है, हम एक जगह लिख लेंगे। कहते हैं कि किसी प्लांट के पास एंड्रोशियम हो, यानी स्टेमेंस हो, फिर भी वो मेल गैमेट ना दे, तो क्या करें? तो फिर हाँ, स्टेराइल स्टेमेन की बात हो रही है। तो स्टेमेन है, लेकिन स्टेमेन कुछ काम नहीं कर रहा, तो स्टेराइल स्टेमेन को हम एक टर्म देते हैं, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड कहा जाता है। अच्छी बात है। तो फिर मन में आता है, तो फिर इस तरह से भी कुछ होता होगा, स्टेराइल पिस्टिल भी होता होगा। स्टेराइल मतलब जो गैमीट ना दे, तो स्टेराइल पिस्टिल को पिस्टिलोड कहते हैं। मतलब स्ट्रक्चर है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। एक और बात, थैलेमस को हम यहाँ पे भाव थोड़ा देंगे। थैलेमस एनसीईआरटी बोलती है कि इट इज दी स्वोलन बल्ज्ड पार्ट, पिस्टिलोड लिख लेंगे। इट इज दी स्वोलन बल्ज्ड पार्ट ऑन विच ऑल दी फ्लोरल वर्ल्स अराइज, एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेटमेंट। थैलेमस के ऊपर ही चारों वर्ल्स आते हैं, थैलेमस के ऊपर ही आते हैं। तो इसके तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ। स्वोलन बेसल पार्ट, बेस पे होता है, ऑन विच ऑल फ्लोरल वर्ल्स अराइज। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज और सीख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जितना आपको भी बताया जा रहा है इतना पता है तो एनसीईआरटी आप पढ़ने जाइए, वरना
वो आपको फंसा देंगे। चलिए, हो गया, लिख लिया? अब सुनो कुछ बातें, बेसिक्स हैं लेकिन मुझे बताना पड़ता है। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे मोनोइशियस प्लांट। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोनोइशियस, डायोइशियस और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इन सब में। कान खोल के सुन लीजिए, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल टर्म फ्लावर के लिए वर्ड यूज करने को कहा गया है। प्लांट के लिए आपको मोनोइशियस, डायोइशियस यूज करने को कहा गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए मोनो का मतलब तो समझते ही होंगे, सिंगल। पूरा गेम समझ में आ जाएगा अगर कोई हमें ईशियस का मतलब बता दे, हाउस। यही सत्य है। एक ही घर में अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, घर मतलब प्लांट, एक ही प्लांट पे अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो आप मोनोइशियस प्लांट। व्हाट आर द दोनों सेक्स ऑर्गन्स? एंड्रोशियम वाला एंड गायनोशियम वाला। ठीक है, एक ही प्लांट पे, एक ही घर पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो आप मोनोइशियस प्लांट हैं। तो उसी तरह से बताइए डायोइशियस मतलब क्या हो जाता होगा? हाँ, डबल। ईशियस मतलब आपको बता ही दिया, होम, हाउस, घर, बंगला, जो बोलना है बोलो। अब हम लिख लेते हैं, लिख के क्या लेते हैं? फोटो बनाइए, फोटो याद रह जाती है। अब पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स ना। ये बनाया, इस पे मेल फ्लावर बनाया और फीमेल फ्लावर भी बनाया। मेल फीमेल का तो सिंबल समझते ही होंगे। तो मुझे बताइए कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे आ गए कि नहीं? आ गए। तो ये प्लांट कैसा हो गया? मोनोइशियस। अब आते हैं सर वो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल आप क्या कह रहे थे? बस इस फ्लावर को देखो और बताओ ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है क्या? और किस सेक्स ऑर्गन का धारक है? मेल। तो अब इसको हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमेन वाला फ्लावर है ना, स्टेमेन ही तो मेल वाला पार्ट था। तो यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट फ्लावर, इतनी सिंपल बात थी। और इसको क्या कह देंगे फिर? ये भी यूनिसेक्सुअल है, इसको कह देंगे यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट फ्लावर। लेकिन ये प्लांट कैसा हो गया? मोनोइशियस। अब समझ में आया कि किसके लिए क्या बोलना है। डायोइशियस का कैसे बनाओगे? डायोइशियस का तो आपके पास जितने भी फ्लावर्स हो, नंबर से मैटर नहीं है, टाइप से मैटर है। आपके पास जितने भी फ्लावर्स हैं, जैसे इस प्लांट के पास मान लो मैंने बनाए 2 फ्लावर हैं, 2 हैं लेकिन दोनों के दोनों मेल हैं, तो उस प्लांट के ऊपर तो एक ही सेक्स ऑर्गन रहा ना फिर। और इस तरह से भी तो बन सकता है कि नंबर में तो बहुत है लेकिन आपके पास जितने भी हैं वो सब के सब फीमेल फ्लावर्स हैं। तो ये प्लांट तो डायोइशियस बन गया। और अगेन क्या मोनोइशियस डायोइशियस प्लांट पे दोनों पे यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट और यूनिसेक्सुअल पिस्टिल फ्लावर्स हो सकते हैं? हाँ, मोनोइशियस में तो हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो फ्लावर्स के लिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कहना चाहिए। कहने वाले जब इसको बहुत समझ जाते हैं ना, तो फिर वो इस बात का, आजादी का फायदा उठाते हैं, वो बोलते हैं मेल प्लांट। मैंने बोला मेल प्लांट, तो मेल प्लांट से मतलब आप क्या समझ रहे हैं? उस प्लांट के पास सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स ही होंगे। लेकिन ये तब यूज करिए जब आप चीजों को जान रहे, समझ रहे हैं। वैसे टेक्निकली तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपको मोनोइशियस प्लांट ही बोलना चाहिए। अब मोनोइशियस में भी कैसा है? तो मेल प्लांट है। सॉरी, डायोइशियस में भी कैसा है? मेल प्लांट है या फिर फीमेल प्लांट है। किसी के दिमाग में आया सर ऐसा भी तो हो सकता है, जरा देखिए क्या कह रहा हूं। ये बनाया, ये बनाया और फिर ये भी बनाया। इस प्लांट के पास बताओ कितने तरीके के फ्लावर्स हैं? 3। ये हो गया स्टेमिनेट फ्लावर, ये हो गया पिस्टिलेट फ्लावर और ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस प्लांट को क्या बोलूं? फ्लावर्स का तो हिसाब हो गया, इस प्लांट को क्या बोलूं फिर? हाँ, ऐसे प्लांट जिसके पास तीनों वैरायटी मिले उसको हम ट्रायोशियस प्लांट बोल देते हैं। ट्राई मतलब एक ही घर पे 3 तरीके के फ्लावर, ट्रायोशियस प्लांट। अरे बात समझ में आती है? अच्छा, आपको कंफ्यूज करता हूं थोड़ा, क्लास में ही हो जाइए कंफ्यूज। मान लो मैंने ऐसा कोई प्लांट देखा, क्या इसको ट्रायोशियस कह देंगे? नहीं, ये क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही टाइप के तो फ्लावर्स हैं, लेकिन वो टाइप क्या है? बाइसेक्सुअल है। और हमें बोला गया था कि अगर सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही प्लांट पे हो तो मोनोइशियस होता है। हाँ, तो फ्लावर कैसा भी हो लेकिन आपको दोनों सेक्स ऑर्गन तो मिल गए ना एक प्लांट पे। जो एक कंडीशन है वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोइशियस प्लांट। मेरे को समझ में आता है। ट्रायोशियस होने के लिए आपके पास 3 वैरायटी होनी चाहिए, कुल मिला के बात ये। ठीक है, लिख लो। ये भी मोनोइशियस के कैटेगरी में आना चाहिए। अब ये पता है तो फिर प्लांट किंगडम में मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कुछ। ये दोनों क्या थे? डायोशियस थे। और डायोशियस में भी इसको क्या बोल देंगे हम? मेल प्लांट।
स्टेमिनेट प्लांट, मेल प्लांट कह दीजिए, लेकिन किसी टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक में, स्टैंडर्ड बुक्स को टेक्स्ट बुक्स बोलते। फीमेल प्लांट, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो सिखाऊं तुम्हें इन्फ्लोरेसेंस। आइए, इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं, पढ़ेंगे एनसीईआरटी भी, सुन लेंगे। एम्स वालों ने बहुत उम्दा क्वेश्चन बनाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि वो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। सबसे सिंपल ही सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। देखिएगा क्या बनाया था, पहले बात को समझने। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो पहले तो मुझे यहीं पे क्लियर कर दो, अगर मान लो मेरे पास एक ही फ्लावर है, सॉलिटरी बोलेंगे उसको, अकेला, तो क्या वहां पे इन्फ्लोरेसेंस की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन्फ्लोरेसेंस होता ही तब है जब आपके पास ग्रुप हो फ्लावर का। ग्रुप में एक से ज्यादा ही तो होंगे, अकेले में ग्रुप बना लो। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स अगर आपके पास है तो इन्फ्लोरेसेंस है। अब वो फ्लावर्स अरेंज्ड कैसे हैं, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंथो, मतलब फ्लावर, अरेंजमेंट मतलब टैक्सिस, टैक्सिस मतलब टैक्सी। तो व्हाट इज एंथोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स। तो what can you say about the difference between inflorescence and एंथोटैक्सी? क्या डिफरेंस हुआ? एंथोटैक्सी तो उन फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, इन्फ्लोरेसेंस सिर्फ उनके ग्रुप्स को कह रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं। अब सुनो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। कहते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जिस एक्सिस पे आते हैं, एक्सिस इज कॉल्ड, फ्लोरल एक्सिस तो है ही, फ्लावर का एक्सिस है, उसके लिए एक टर्म बनाया गया पेडंकल। अब यहीं से उन्होंने क्वेश्चन बनाया, बहुत उम्दा क्वेश्चन ना, उम्दा, उम्दा मतलब बढ़िया। पेडंकल देखिए, फोटो से समझाता हूं। ये है और ये है और ये है, फ्लावर बन गया। आपको बताना है कि इन तीनों जो मैंने लाइंस बनाई ना, सबको दिख रही है लाइन, इसमें कौन किसका क्या मतलब है, इसको क्या कहेंगे? ये तो आपका वो स्टेम है, ये वाला पार्ट हो सकता है नोड हो, यहीं से ब्रांच निकल रही है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड पेडंकल। ठीक है, सामने दिखना चाहिए आपको। व्हाट इज दिस? पेडिसिल। वो इसी में फंसा रहे थे, यही क्वेश्चन था। पेडिसिल और पेडंकल में क्या अंतर है? पेडिसिल तो वो स्टॉक है जिसपे पूरे फ्लोरल वर्ड्स आए हैं। ऊपर का फोटो याद है? पेडिसिल के ऊपर थैलेमस, थैलेमस से निकले हुए चारों फ्लोरल वर्ड्स। सुनिए मेरी बात, पेडिसिल वो स्टॉक है जिसपे पूरा फ्लावर विराजमान है, लेकिन कई सारे फ्लावर्स जिस एक्सिस पे बैठे हुए हैं उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? पेडंकल। तो ये एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है, यहां से ये भी एक फ्लावर हो सकता है। हर किसी के पास अपना अपना पेडिसिल है, और सारे फ्लावर जिस एक्सिस पे हैं उसको कहेंगे पेडंकल कहेंगे। तो वर्ड्स क्योंकि दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप। कई बच्चे तो पेटियोल और पेडिसिल में भी कंफ्यूज रहते हैं। पेटियोल क्या था? लीफ का वो स्टॉक था ना, लीफ का। अरे लीफ का था ना, ये था पेटियोल। पेडिसिल क्या है? फ्लावर का स्टॉक है। पेडंकल क्या है? फ्लावर का एक्सेस है, हाँ, जिसपे इन्फ्लोरेसेंस आ रहा है। तो क्लियर रखेंगे, पेडिसिल हर फ्लावर का। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि हर फ्लावर के पास पेडिसिल हो, हर फ्लावर के पास पेडिसिल उसका हो ये जरूरी नहीं है। तो जिसके पास होता है पेडिसिल उसको तो हम कह देते हैं पेडिसिलेट फ्लावर, जिसके पास नहीं होता उसको नॉन पेडिसिलेट फ्लावर। आ गया ना मजा, याद आ गया ना सिसाइल? अच्छी बात। क्या कह रहे हैं? दो टाइप के हैं मार्केट में, रेसिमोज एंड साइमोज। देखो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, अब ये ध्यान दो, सुनो इधर बेटा। रेसिमोज साइमोज को कैसे आपको देखना है, देखिए एक रूल अगर आप पकड़ के चलते हो ना, उससे आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। रेसिमोज में आपको एक शर्त लगी है कि आपको जो फ्लावरिंग करनी है वो उसके जिस स्टेम के ऊपर आ रहा है ये फ्लावर, उसकी टिप पे नहीं करनी है, ये शर्त है बस। ठीक है, शांत हो जाओ, सुनो इधर।
आपको टिप पे फ्लावर नहीं करना है, दैट इज दी वन एंड ओनली कंडीशन। चलिए देखते हैं इस कंडीशन की वजह से क्या क्या हालात निकलेंगे। ये मैंने स्टेम आपने बोला इसके टिप पे फ्लावर नहीं करना है, मतलब आप जो सबसे पहला फ्लावर बना रहे हैं वो सबसे ऊपर नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते, ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो हो गया। एक बात बताओ, अगर आप इस तरह से फ्लावर कर रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से कर रहे हो अगर आप, तो बताओ जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर है वो कहां पे रहेगा, सबसे नीचे, और सबसे यंगेस्ट वाला कहां पे आ जाएगा, सबसे ऊपर। क्या आपको इस तरह की बात लीव्स में भी दिखी थी? और इस तरह के सक्सेशन को आप क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि आप एक्रोपिटल हो गए, ये अपने आप हो गया, मैंने बस एक कंडीशन फॉलो की, टिप पे फ्लावरिंग नहीं करनी है। क्लियर है? तो एक और बात बताओ, अब मुझे छठा फ्लावर लगाना है, तो आप बोलोगे सर इसका स्टेम का जो लेंथ है वो बढ़ा दीजिए और लगा लीजिए। इस तरह से तो सर आप फिर स्टेम की इनडेफिनिट ग्रोथ कराते चले जाएंगे। आई मीन टू से, जिस एक्सिस पे स्टेम की वो एक्सिस पेडंकल जिस पे ये फ्लावर्स आ रहे हैं उनकी इनडेफिनिट ग्रोथ होगी, लगातार ग्रोथ होती चलेगी। इससे एक और फायदा मिलता है, अगर आपका स्टेम आप बढ़ाने की आपको आजादी है, बस एक शर्त थी, टिप पे मत लगाना। टिप पे इसलिए मत लगाना क्योंकि अगर टिप पे फ्लावर लगा दोगे तो फिर ऊपर बढ़ेगा कैसे, रास्ता तो ब्लॉक हो गया। तो अगर आप ऊपर की तरफ ग्रो कराते चले जाते हैं और फ्लावर्स बनाते चले जाते हैं, तो आपके पास बिटवीन टू फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, स्पेस जो है वो अच्छा खासा होगा। आपके पास ये मजबूरी नहीं है कि आपको इतने से ही एरिया में खूब सारे फ्लावर्स लगाने हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ाते जाओ लगाते जाओ, दूरियों पे लगाते चले जाओ, स्पेस की तो कमी है नहीं। तो हम कहते हैं इसमें, अब देखो सारी बातें आ जाए, रेसिमोज में क्या होता है, पहले इसको आप बनाइए और लिखिए, फिर हम इसका अपोजिट साइमोज को देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ही काम आएगी। तो एक्रोपिटल ऑर्डर में आ रहा है फ्लावर, एक्रोपिटल सक्सेशन बेस टू एपेक्स, या आप ऐसे याद रखा करिए, टुवर्ड्स द एपेक्स, तो याद रहेगा। अच्छा, क्या क्या हमें चीजें देखने को मिली, सबसे पहली बात तो ये मिली कि फर्स्ट फ्लावर एट द बेस बनाना है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नो फ्लावरिंग एट द टिप, दिस इज नॉट अलाउड। एनसीईआरटी लिखती है कि फ्लावरिंग जो स्टेम का एक्सिस है, जो पेडंकल है, वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं करना चाहिए और साइमोज में टर्मिनेट कर जाना चाहिए। अभी मैं लाइंस आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी की, तो आपको याद हो जाएगा। अब इस बातों से क्या हो गया, हमें एक्रोपिटल सक्सेशन मिल गया, और हमें एक और चीज मिल गई, इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ दी, इनडेफिनिट मतलब लगातार, इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ दी स्टेम मिलेगी, या स्टेम एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस की इनडेफिनिट ग्रोथ मिलेगी। क्या आपको यह भी समझ में आ रहा है कि सर इसका मतलब आपने अभी बताया कि जो स्पेस होंगे बिटवीन टू फ्लावर्स वो अच्छे खासे होंगे, इज अच्छा खासा, इज डिस्टिंग्विशेबल, मतलब इतना स्पेस होगा कि आपको दिखेगा एकदम कि दूर दूर पे फ्लावर है, सुंदर से एकदम लगे हुए हैं। इसका ठीक अपोजिट आपको करना है साइमोज में। बताइए, साइमोज में वही काम करूंगा जो रेसिमोज में करना अलाउड नहीं था। क्या है वो काम? टिप पे। आपने पहला ही फ्लावर टिप पे बना दिया, तो फिर ओल्डेस्ट फ्लावर तो सबसे ऊपर हो गया, और अब आपके पास ऑप्शन क्या है, नीचे आने का। तो फिर आप बेस की तरफ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बेसिपिकल, और यंगेस्ट एट द बेस हो जाएगा। सब पलट गया, पूरा मामला ही पलट गया। और आपने ये भी समझ लिया इससे, फिर क्या समझा कि सर फिर नजारा कुछ ऐसा दिखेगा, सबसे पहला फ्लावर एकदम मुंह पे बना दो, उसके बाद नीचे 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 3 4 नीचे आइए, और इसको हम कह देंगे कि यहाँ पे है सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर, और यहाँ पे कौन है, डिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिसको आप देख के पहचान सकते हैं। बताओ इस तरह से नीचे आने पे कौन सा सक्सेशन। अब देखो यहाँ पे एक लीव्स के कंपैरिजन में मामला बदल गया। लीव्स में हमेशा बोला था हमेशा हमेशा एक्रोपिटल ही होता है, फ्लावर में लेकिन दोनों तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है। फीलिंग आ रही है? लिखिए, सबसे पहला फ्लावर कहां करेंगे, फर्स्ट फ्लावर एट दी, क्या बोलना था मुझे, टिप, टिप टिप पे। अच्छा, डेफिनेट ग्रोथ होगी कि इनडेफिनेट ग्रोथ होगी, डेफिनेट ग्रोथ होगी।
डेफिनेट ग्रोथ। पता है तुम्हें इससे एक नुकसान हो गया, मतलब नुकसान का एक पॉइंट नया बन गया। अब आपका मतलब आपके पास जितनी स्टेम की एक्सेस थी जिसपे फ्लावर करनी थी वो फिक्स हो गई, ठीक है। जब आपने पहला फ्लावर किया तब तक जितना ग्रोथ हो चुका था हो चुका था, अब और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जगह कहां है ऊपर जाने को, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि जितनी भी फ्लावर्स होंगे अब कहां मिलेंगे, उतने ही एरिया में मिलेंगे ना। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ फ्लावर्स आपको ज्यादा मिलेगी। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्लावर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आपको यहां पे डेंस फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए डेंसिटी ऑफ फ्लावर्स ज्यादा होंगी, इज मोर। तो ये हो गया रेसिमोस साइमोस की बात। कुछ स्पेशल टाइप के भी रेसिमोस और स्पेशल टाइप के साइमोस भी हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन वो हम तब बताएंगे जब हमें एनसीईआरटी में वो दिखेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, इतनी जानकारी के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अरे वाह, एकदम डायरेक्ट। आइए, क्लास में याद करना है, सीरियस हो जाइए और सीधे बैठ जाइए। फ्लावर इज अ वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू। कितनी आसानी से लिख दिया एकदम। क्या आप बता सकते हैं कि ये शूट एपिकल मेरिस्टम अचानक से फ्लोरल वाली मेरिस्टम में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? फ्लोरिजन हार्मोन, हाइपोथेटिकल हार्मोन के प्रेजेंस में। ये बात छुपी हुई है, एनसीईआरटी ने बोली नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है इंटरनोड इलोंगेट नहीं होंगे और एक्सिस क्या हो जाएगी, बोला ना, एक्सिस कंडेंस हो जाएगी। इंटरनोड इलोंगेट नहीं होंगे, नोड्स का बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल laterally at the successive nodes instead of leaves। बोला पत्ते जहां बनने थे शूट में, बोले शूट मॉडिफाई होगी तो पत्तों की जगह अब क्या बन जाएंगे, हर नोड पे एक फ्लोरल बर्ल या फ्लोरल अपेंडेजेस बनेंगे। जब चारों बन जाएंगे तो बोलेंगे लोग पूरा फ्लावर बन गया। एपेक्स बोला है जैसे इस तरह है ना, तो इसके एपेक्स पे ये नोड है ना, पूरा ये नोड है, मान लो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो इसके एपेक्स पे और लैटरली बन रहा है, एपेक्स पे और लैटरली बन, नोड के एपेक्स। When a shoot tip transforms into a flower, वर्ड को अच्छे से सीखा करो। शूट टिप ट्रांसफॉर्म हो गया है फ्लावर में, पूरा का पूरा शूट का टिप जो था वो अब फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। खतरनाक बात, देखिए जब शूट टिप एक बार ट्रांसफॉर्म होता है तो पहली बार में तो वो अकेला ही फ्लावर रहता है, सॉलिटरी रहता है। बाद में फिर उसकी फ्लोरल एक्सिस बनती है और उस पर कई सारे फ्लावर्स आते हैं अगर आने होंगे तो। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं रोज है, गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल को आपने देखा होगा तो इस तरह से होता है, सॉलिटरी होता है वो, देखा है, देख लेना चाहिए था अब तक तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन दी फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज, फ्लोरल एक्सिस किसको बोलेगा, पिडंकल को बोलेगा। तो चुपके से लिखो ना उस पे पिडंकल, फ्लोरल एक्सिस ही पिडंकल है। अच्छा, अब कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर। देख रहे हो कैसे बोल दिया, एपेक्स फ्लावर में डेवलप हुआ है या कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये वही बात है डेफिनेट और इनडेफिनेट ग्रोथ वाली बात। अगर एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो गया तब तो उसकी इनडेफिनेट ग्रोथ नहीं होगी ना, डेफिनेट हो गई, जितना ग्रो करना था कर चुके, अब तो फ्लावर बन गया आपके टिप पे। टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस एंड साइमोस। डिफाइंड किया गया उसको। Racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow, the flowers are borne laterally in an acropetal succession। सारी बात एक लाइन में इन्होंने निपटा दी। साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट कर गया, फ्लावर बन गया। क्यों बोला, तो टिप पे बन जाएगा, तो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, हेंस इसीलिए उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। फ्लावर्स कैसे निकलेंगे, बेसिपिटल ऑर्डर में। इन्होंने थोड़ा मेरे हिसाब से उल्टा किया हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस पहले बता दिया, फ्लावर के बारे में बाद में बता रहा है। चलिए फिर भी देख लेते हैं फ्लावर क्या है। अब देखो कितने चालाक हैं, ऊपर बोला फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, यहां बोल दिया फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो हमने इसलिए शुरुआत में आपको दोनों बोली थी, डिफिनीशन आप पकड़ के रखना, नजरिए की बात है। वहां आप शूट की मॉडिफिकेशन बोल रहे थे, यहाँ पे उसके फंक्शन से मुखातिब हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव यूनिट इन दी एंजियोस्पर्म, इट इज मेंट फॉर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और टिपिकल फ्लावर के पास क्या होता है? टिपिकल इसलिए बोल रहा है क्योंकि सबके पास कोई जरूरी नहीं है। आपने पढ़ा ना इम्परफेक्ट और मोनोक्लोमाइडियस और एक्लोमाइडियस। लेकिन टिपिकल फ्लावर के पास कितने काइंड ऑफ फ्लोरल्स होंगे? 4 होंगे, जो कि अरेंज्ड होंगे सक्सेसिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस पे अरेंज्ड होंगे? स्वॉलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसिल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। सब लिखवा दिया है। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गानोशियम है। कैलिक्स एंड कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जबकि एंड्रोशियम एंड गानोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यही गैमीट्स देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक नई बात बोली जा रही है, सुन लेंगे। कह रहा है कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे लिली के, उनमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते और उनको मिला के हम पेरियंथ बोलते हैं। घबराने की बात नहीं है। हम जब फैमिलीज पढ़ेंगे, लिलिएसी फैमिलीज आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। कह क्या रहा है वो कि आप अगर उस फ्लावर को देख रहे हो तो उसमें आपको कैलिक्स और कोरोला नजर नहीं आएंगे, अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह आपको दोनों मिला के एक कॉमन वर्ड मिलेगा जिसको पेरियंथ बोलेंगे। पेरियंथ की यूनिट को टेपल बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिलिएसी फैमिली, लिली में, ट्यूलिप में, ग्लोरियोसा में, इन सब में आपको मिलेगा। लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स का नाम लिया है मैंने। अब कह रहा है जब फ्लावर के पास एंड्रोशियम गानोशियम दोनों हो तो फ्लावर क्या कहलाता है? अभी बोला ना, फ्लावर के लिए क्या टर्म बोलना है? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, फ्लावर के लिए बोलना है। और जिस फ्लावर के पास या तो आइदर सिर्फ स्टेमेन हो या सिर्फ कार्पल हो तो उसे क्या बोल देंगे? कहीं पे एनसीईआरटी ने नहीं बोला है आप मोनोइशियस डायोइशियस बोलिए फ्लावर के लिए, ना ये बोला है कि प्लांट के लिए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बोलिए। क्लियर बोला है फ्लावर के लिए टर्म्स है। मोनोइशियस डायोइशियस आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जो 12th में वहां पे सिखा दिया जाता है, लेकिन सिखाना चाहिए 11th में, क्योंकि अभी प्लांट किंगडम भी पढ़ना है। खैर, हाँ अब आओ मैदान में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है। उनको भी बोला था, आपको भी बोल रहा हूं, लिख के ले लो मुझसे कि अब जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं उससे नीट में क्वेश्चन ना आए तो पेपर नहीं बन सकता, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, गारंटीड क्वेश्चन होते हैं, मतलब गजब का गारंटी। लिख लीजिए। इन सिमेट्री आपको पढ़ना है, फ्लोरल सिमेट्री, और लाइन बाय लाइन इसको याद आपको करना है। फ्लोरल की सिमेट्री, फ्लावर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जाग जाओ और सुन लो। फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम कैसी सिमेट्री बोलते हैं? रेडियल। पता है तुम्हें एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल कैसे बनाते हैं? परसेंट वाला। इसके पीछे लॉजिक है, एक मिनट, ओह सॉरी, पाप हो गया, प्लस में गोला। इसके पीछे पता है लॉजिक क्या वो दे रहे हैं? सुनो सुनो, अगर आप किसी भी फ्लावर, आपने एक फ्लावर लिया और आप उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहते हैं, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप उसको वर्टिकली काटें, हॉरिजॉन्टली काटें, डायगनली, ऑब्लिकली काटें, कैसे भी काटें, वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहा है। फर्ज करो कि आपके पास कोई फ्लावर है, आप उसको ऐसे कट करते हैं तो भी 2 इक्वल हाफ्स, ऐसे कट करते हैं, दिख रहा है, तो भी 2 इक्वल हाफ्स, ऊपर नीचे ऐसे कट करते हैं तो भी 2 इक्वल हाफ्स, ऐसे कट करते हो तो भी 2 इक्वल। तो आप इस तरह के फ्लावर को बोल देंगे एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर क्या बोल देंगे? रेडियली सिमेट्रिकल। किसी भी रेडियल प्लेन में काटो 2 इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, इसलिए अल्टीमेटली उन्होंने सिंबल क्या बना दिया है? प्लस में गोला लगा दिया, बोला कैसे भी काटो यार। बायलेटरल सिमेट्री तब बोलते हैं, यानी जाइगोमॉर्फिक तब बोलते हैं। बायलेटरल जब आप उसको सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन में काट के 2 इक्वल हाफ्स ले सकते हैं। ये नहीं याद रखना कि सिर्फ एक प्लेन में काट के, पूरा याद रखना, एक ही वर्टिकल प्लेन में काट के। वर्टिकल मतलब ऐसे ऐसे कट करोगे तो ही आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। अरे बात समझ रहे हो? तो सिर्फ एक प्लेन बच्चे याद रख लेते हैं, एक प्लेन नहीं, एक वर्टिकल प्लेन, इसलिए इसका सिंबल कैसा बन जाता है? परसेंट। समझ में आया? अब आपको जो, अगर समझ में आ गया तो आपको जो याद रखना है, जिसपे मेहनत करनी है, वो उनके एग्जांपल्स पे। एक्ट और एक और बात, लास्ट में आप एक्टिनोमॉर्फिक का उल्टा कर दोगे। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियली सिमेट्रिकल है, एक को याद रखिए, दूसरा वाला आपके साथ रहेगा। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब इसको कहीं से भी काटो 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। दूसरा वाला क्या हो गया फिर? चलिए अब डेफिनेशन है, जब फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। अब सुनो, जो मैं सदियों से बोलता आया हूं, आप भी वही फॉलो करेंगे, हर बच्चा फॉलो करेगा। आपको जितने, ये पढ़ो एग्जांपल जरा सब लोग, मस्टर्ड, दथुरा, चिली, यहाँ पे एक और घुसाइए, ब्रिंजल। क्या घुसाना है आपको? ब्रिंजल। ध्यान नहीं दे रहे हैं जो, वो गलत कर रहे हैं। अब और क्या बोलूं? ब्रिंजल।
ये चारों एक नाम है, आपको ऐसे याद रखना है। ये चार नाम नहीं है। कैसे है ये? एक नाम है, ठीक है। मस्टर्ड, ब्रिंजल, दतुरा, चिली, ये कितने नाम है? एक नाम है, ठीक है। जरा 3 बार बोलिए जल्दी जल्दी। अरे बोलो ना, 3 बार बोलना था। मस्टर्ड, ब्रिंजल, दतुरा, चिली, मस्टर्ड। अब जिंदगी में कभी भी आपके कानों में मस्टर्ड सुनाई दे, आपको बोलना, अरे नहीं बोलना एक्चुअल मॉर्फिक यार। मस्टर्ड बोलने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट क्या बोलना पड़ेगा? ब्रिंजल, दतुरा, चिली। ब्रिंजल सुनाई दे, बाकी 3, दतुरा सुनाई दे, बाकी 3 का नाम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नाम थे, चारों एक साथ रहते हैं, याद रखिएगा, तभी क्वेश्चंस में आप जीत पाएंगे। मस्टर्ड बोलते ही अगर आपने ब्रिंजल, दतुरा, चिली नहीं बोला तो नींद नहीं आनी चाहिए, फिर आपको कुछ गड़बड़ हो जाना चाहिए। लेकिन मस्टर्ड, ब्रिंजल, दतुरा, चिली ये सब एग्जाम्पल। अगर कोई डिवाइड हो जाए 2 सिमिलर हाफ्स में, लेकिन सिर्फ 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, आई रिक्वेस्ट डोंट रिमेंबर 1 पर्टिकुलर प्लेन, कंजूसी नहीं करिए, 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, नहीं तो फंस जाओगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक। पी गुलमोहर, बीन कैशिया। 3 बार बोलना, जल्दी बोल। पीन गुलमोहर, बीन कैशिया, पी गुलमोहर, बीन कैशिया, पीन गुलमोहर, बीन कैशिया। कर्म ही पूजा है, इसी को रटिए, भजन बना दीजिए इसको। लेकिन याद करिए इसको, 4 नाम है कि एक नाम है? एक नाम। पी गुलमोहर बोलते ही क्या बोले बिना नहीं रह सकते, ये तो पाप लगेगा। अब फ्लावर इज एसिमेट्रिक, इररेगुलर, अगर उसको हम किसी भी सिमिलर हाफ्स में किसी भी वर्टिकल प्लेन में डिवाइड नहीं कर सके। काना का एग्जांपल दिया गया है, 2 एग्जांपल आप और लिखेंगे। लिखिए ऑसिमम, ऑसिमम मतलब तुलसी, और लिखिए कैक्टस। ऑसिमम, ऑसिमम तुलसी को कहते हैं, ऑसिमम सैंक्टम पूरा नाम है। तो तुलसी और कैक्टस में और काना में आपको एसिमेट्रिक फ्लावर्स मिलते हैं। आप किधर से भी काटो, आपको रेडियल किसी भी रेडियल प्लेन से काटो, आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे ही नहीं। क्वेश्चन आउट है इसका, आएगा। हाँ होते हैं, दिखाई नहीं था तुम्हें? पीला पीला फ्लावर, फूल। अरे देखने में तो बहुत लोग बहुत कुछ लगते हैं। फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। देखो ये भी सिमेट्री का ही टॉपिक है। अभी तो आप किस प्लेन में डिवाइड कर पा रहे थे उसके बेसिस पे गेम खेल रहे थे। अगर आपके पास फ्लोरल अपेंडेजेस 3, 4, 5 या उसके मल्टीपल में हो, सुना करो, आपके पास मान लो 3 क्या कहते हैं, 3 ये कैलिक्स के सेपल्स हैं, 3 पेटल्स हैं कोरोला के, 3 ही एंड्रोशियम के स्टेमेन, और 3 ही गानुशन के क्या होते हैं, गानुशन के कार्पल है। तो फिर आप हो जाएंगे ट्राइमेरस। आप 3 ही हो ये जरूरी नहीं है, 3 के मल्टीपल में भी हो सकता है, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 15 पे आते हैं तो गेम फंसता है। 15 तो सर 5 का भी मल्टीपल हो जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो आप 5 लेके चलेंगे, समझ में आया? हाँ 12 भी 4 and 3 का हो जाएगा। तो आपको ऊपर वाला लेना, मतलब जो ग्रेटर नंबर है ना वो लेना होता है। तो 15 है तो 5, यानी कि पेंटामेरस कहेंगे। अच्छा, फिर कह रहा है फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स। अब ब्रैक्ट्स क्या हो गए? ब्रैक्ट्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड लीफ। रिड्यूस मतलब छोटी हो गई जो लीफ। कहां पे मिलेंगी? बेस ऑफ द पेडिसिल पे। अब ये मान लो कि स्टेम है, ये फ्लावर का पेडिसिल है और ये है, तो यहाँ पे एक रिड्यूस लीफ मिलेगी, उसको हम क्या बोल देंगे? ब्रैक्ट। जिसके पास होगा वो ब्रैक्टिएट, कैपिटल बी स्मॉल आर से बताते हैं, ई ब्रैक्टिएट, कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल आर से बताते हैं। जिनके पास ब्रैक्ट हो वो ब्रैक्टिएट, नहीं हो तो ई ब्रैक्टिएट। रिड्यूस लीफ होती है एट द बेस ऑफ द पेडिसल। याद है स्टिप्यूल? क्या था स्टिप्यूल? लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल। बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ द लीफ पे अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो स्टिप्यूल है, और रिड्यूस्ड लीफ ही है, लीफ लाइक नहीं, लीफ ही रिड्यूस हो गई है, और वो बेस ऑफ द पेडिसल ऑफ द फ्लावर पे पाया जा रहा है, तो ब्रैक्ट बोलते हैं। फ्लावर को ब्रैक्टिएट बोल देते हैं। इस बार नीट में इससे क्वेश्चन आया, हर साल आता है नीट के लिए। इतना आउट रहता है ना क्वेश्चन, क्या होता है, पढ़ लेते हैं, सीखिएगा थोड़ा। अब देखो आपको ना कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में बातें करनी है। सबकी नजर मेरी तरफ, इधर देखिए, आ जाओ इधर। देखिए जब मैं गाइनोशियम बोलता हूं ना, तो आप सब चीजें हटा दीजिए, आपको सिर्फ ओवरी सुनाई देनी चाहिए।
सारा गेम उसी का है रियली। हाँ, गायनोशियम के कार्पल में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा होते हैं, लेकिन उनसे अभी हमें उतना मतलब नहीं है, वो पॉलिनेशन ऑडिशन जब करेंगे तो देख लेंगे। तो हमें ओवरी से मतलब है। अब मेरी तरफ देखते रहो। मान लो अब मैं कह रहा हूं कि ओवरी के रिस्पेक्ट में, किसके? अब किसी ने बेवकूफ बना के बोला कि गायनोशियम के रिस्पेक्ट में, अरे यार तुम गायनोशियम बोलते हो, मैं ओवरी समझता हूं, ओवरी बोलते गायनोशियम। तो ओवरी के रिस्पेक्ट में बाकी फ्लोरल वर्ल कैसे अराइज हो रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ओवरी के रिस्पेक्ट में कैसे अराइज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने कुछ नाम दिए हैं। एक नाम लेता हूं, एग्जांपल से समझेंगे। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस को पढ़ते हैं हाइपो टू द गाइनस, हाइपो टू द गाइनस। फिर से बोल रहा हूं, हाइपो टू द गाइनस। गाइनस मतलब ओवरी, किसके हाइपो? गाइनस के लिए हाइपो, हाइपो मतलब बिलो। अब इसका मतलब ये हुआ कि ओवरी ऐसे सिचुएटेड है फ्लावर में कि बाकी सारे तीन बचे, बाकी तीनों फ्लोरल वर्ल के जो यूनिट्स हैं वो उसके नीचे से अराइज हो रहे हैं। तो सब के सब हाइपो हैं, किसके लिए? ओवरी के लिए। हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाएगा। ओवरी से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, तो बोला कि मैं सुपीरियर हूं, फिर सब मेरे नीचे से अराइज हो रहे हैं तो मैं क्या हूं? सुपीरियर। तो दो टर्म्स बने, फ्लावर हो गया हाइपोगाइनस, ओवरी खुद कैसी हो गई? सुपीरियर। इसको पलट दो। ऐसी पोजीशन ओवरी की और इसके रिस्पेक्ट में बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस की कि वो सब इसके ऊपर से अराइज हो रहे हैं, तो ओवरी तो बेचारी इंफीरियर हो गई और फ्लावर हो गया एपी टू द गाइनस, एपीगाइनस। एपी मतलब अपॉन। ऐसा भी तो सकता है कि ओवरी के बाजू से निकले, उसके सेम रिम से निकले, सेम सर्कमफेरेंस से निकले, एकदम बराबरी से निकले, तो अब तो ना ये सुपीरियर है ना इंफीरियर है, तो ओवरी अब कैसी है? हाफ इंफीरियर। हाँ, इसमें आप टेक्निकली चैलेंज कर सकते हैं कि सर हाफ इंफीरियर है तो हाफ सुपीरियर भी तो बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार इसे हाफ इंफीरियर कहा जा रहा है। सुपीरियर ओवरी कैसी है? हाफ इंफीरियर। फ्लावर कैसा होगा फिर? पेरिगाइनस। व्हाई पेरिगाइनस? बिकॉज ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस आर अराइजिंग एट द सेम पेरीमीटर, सेम रिम, सेम सर्कमफेरेंस, एकदम सेम लेवल पे, या आंसर बोलती है नियरली सेम लेवल पे। तीन वर्ड बताएंगे। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब ओवरी सुपीरियर, इंफीरियर ओवरी का मतलब एपीगाइनस फ्लावर, एपी टू द गाइनस, एपी टू द गाइनस, एंड पेरिगाइनस का मतलब हाफ इंफीरियर। ठीक है, नाउ समझ तो गए। अब सुनो मेन बात, आपको अपनी लैंग्वेज में जो समझे हो उसको मत याद रखना, या किसी भी और बुक से मत याद रखना। जो सेंटेंस एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं इन बातों को कहने के लिए, प्लीज रिमेंबर देम, रिमेंबर देम। ठीक है, अपनी भाषा में जवाब देने की इसमें कोशिश मत करना। समझ तो गए, लेकिन प्लीज डू नॉट ट्विस्ट द वर्ड्स दे हैव गिवन, बिकॉज एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये सेम लाइंस छापी जाएंगी आपके जो आने वाले टेस्ट हैं, उनमें भी आया था, उठा के देख लेना, पेपर नीट का देख लेना, कहीं का भी देख लेना, तो सेम लाइंस आएंगी। आपको बस उसमें एग्जांपल्स याद रहते हैं तो काम हो जाता है। आप गलती तभी करोगे जब आपने इसको किसी और शब्दों में पढ़ा हो तो आप भूल जाते हैं। तो मत पढ़िए किसी और शब्दों में, मैं भी आपको नहीं लिखवाऊंगा अपने शब्दों में, हमेशा वो अच्छा नहीं होता। हमें सब्जेक्टिव आंसरिंग थोड़ी करनी है। तो लिखिए, मतलब सुनिए, ओवरी ऑन द थैलेमस के रिस्पेक्ट में फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। शुरू करते हैं। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। ये बोल रहा है गायनोशियम, तुम क्या सुन रहे हो? while जबकि other parts are situated below it, the ovary in such flowers is said to be superior। ठीक है, एग्जाम्पल, मस्टर्ड सुनते ही मुझे किसकी याद आ रही है? मस्टर्ड, ब्रिंजल, दतोरा चिली था ना, तो ब्रिंजल तो है यहाँ पे भी। चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज बहुत जगह आता है। फाइलो टैक्सी पढ़ा था, चाइना रोज आया था, और आपसे बोला था चाइना रोज बहुत आएगा। खतरनाक तरीका बताता हूँ, उनको भी बताया था, उन्होंने किया। अरे 20 बच्चा भी कर ले तो मेरा काम तो हो जाएगा उस साल का। सुनिए, चाइना रोज बहुत जगह आएगा इस पूरे चैप्टर में। जब हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेना तो प्लीज बी वेरी स्मार्ट ना। आप हर टॉपिक में चाइना रोज याद करोगे तो गलती हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं आपकी जगह तो क्या करता, 4 मिनट लगेंगे, मैं चाइना रोज लिखूंगा। चाइना रोज को हिबिस्कस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, शू फ्लावर बोलते हैं, ये लिख लिया, और सामने ऐसे लगा के इसको किस किस टॉपिक में पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो लिख लिया। चाइना रोज कहां कहां एग्जाम्पल में आया है वो याद करो, उस टॉपिक को पढ़ के उसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, ये ज्यादा मेहनत मांगता है। मेरी फीलिंग समझ लो क्या कह रहा हूँ? और 4 मिनट का काम है, 3 बार भी देख लूंगा तो चाइना रोज देखते ही मुझे वो टॉपिक्स अपने आप याद आ जाते हैं।
कम टाइम में ज्यादा फायदा। तो मस्टर्ड बोलते ही ब्रिंजल दतोरा चिली की याद आई, ब्रिंजल मिल गई, दतोरा चिली नहीं मिली, चाइना रोज मिल गया उसके बदले। इफ गायनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, गायनोशियम एकदम बीच में हो, और अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, तो क्या कह देंगे? पेरिगाइनस। ऐसे केस में ओवरी क्या बन जाएगी? हाँ, प्लम रोज पीच। तीन नहीं एक नाम है, तीन नहीं एक नाम है, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच। इन एपिगाइनस फ्लावर्स, आई थिंक यही आया था इस बार, तो इस बार भी आएगा, 22 में भी आएगा, 23 में भी आएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा ये टॉपिक से क्वेश्चन आता रहेगा। इन एपिगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज। अब देखो इसके, मैं क्यों कह रहा था, इसके ही सेंटेंस याद रखिए। कह रहा है मार्जिन, सुनो, मार्जिन जो है थैलेमस की वो ग्रो अपवर्ड, इनक्लोजिंग द ओवरी, ओवरी को पूरी तरह से ढक लेगा, और कहेगा समटाइम्स गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। जो इन्होंने लिखा है ना वही उनके फोटो में भी बना हुआ है, ऊपर अभी दिखाऊंगा फोटो, पहले पढ़ देते हैं। तो थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। थैलेमस क्या था? थैलेमस रिसेप्टिकल, स्वलन पार्ट जिसपे सारा काम हो रहा है। तो थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लूजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग, कॉमा देके लिखा है, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज करेंगे ओवरी के ऊपर, इसीलिए हेंस ओवरी इज कॉल्ड इंफीरियर, गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। डोंट वरी, मैं रे फ्लोरेट्स क्या होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स क्या होते हैं अभी बता देता हूँ। जो बोला था ना साइमोस के और उसके टाइप्स बताऊंगा जब सही वक्त आएगा। इस फोटो को देखिए, और फोटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैन एंड आस्क। इधर देखिए, हाइपोगानस का पहला फोटो है। आप खुद डिसाइड करिए कि हाइपोगानस का फोटो होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पहचानना है। लेफ्ट से बता रहा हूं, सबसे पहले लेफ्ट वाला देखो, हाइपोगानस है क्या? yes, कैसे हाइपोगानस है? सर ओवरी ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे से राइज हो रहे हैं। अब बच्चा बोलता है सर नीचे से राइज कहां हो रहा है? ये देखिए, ये तो इसके ऊपर आ गया। बेवकूफ हो क्या? अराइज कहां से हो रहा है वो देख रहे हैं, पहुंचा कहां तक वो थोड़ी देख रहे हैं। ये ओवरी है, अराइज तो नीचे से हो रहा है, तो तुम क्या हो गए? हाइपोगानस। एनसीईआरटी ने चालाकी की, बी और सी वाला डायग्राम, दोनों डायग्राम पेरिगाइनस का बना है। दोनों डायग्राम पेरिगाइनस के हैं। क्यों? पेरिगाइनस का मतलब तो होता था सर कि ओवरी के नियरली सेम लेवल पे राइज हो, तो ये ओवरी है, उसके सेम लेवल पे राइज हो रहे, नियरली बोला एनसीईआरटी ने, इसलिए ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो इसको हम क्या कह देंगे? दोनों ही फोटो किसकी है? पेरिगाइनस की। ये देखिए एपिगाइनस, क्या बोला था उन्होंने कि ओ थैलेमस ग्रो अपवर्ड, क्या थैलेमस ग्रो अपवर्ड किया है? इनक्लोजिंग दी ओवरी। हाँ, तो ओवरी छुप गई, इसलिए आपको नहीं दिख रहा वो येलो वाला, छुप गया ना, ढक लिया उसको। एंड फ्यूज्ड विद इट, हाँ तो लो फ्यूज हो गया, यहाँ पे आके बंद हो गया, फ्यूज हो गया। अब ओवरी तो यहीं पे खत्म है, बाकी सब उसके ऊपर से राइज हो रहे हैं, तो क्या बोल देंगे? एपिगाइनस, एपी टू द गाइनस। फोटो बना के पूछेंगे, फोटो बना के एग्जांपल पूछेंगे, जरा याद हुआ है तो बताएंगे। बताइए इस वाले फोटो का एग्जांपल। अरे गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के लिए, ऑड वन के लिए, इनकरेक्ट के लिए एकदम रेडीमेड मटेरियल। और इन दोनों का प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, और चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल, दतुरा चिली नहीं, ओनली मस्टर्ड ब्रिंजल एंड चाइना रोज इसके हैं। याद रख लीजिए और नंबर ले लीजिए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे आते हैं, उसके पहले मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूँ, आइए लिखते हैं। आओ, दुनिया का सबसे एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस बताता हूँ, कैपिटिली, कैपिलिटी, या फिर हेड इन्फ्लोरेसेंस। ये सीखोगे तो फिर वो रे फ्लोरेट्स का मतलब समझ में आएगा। सुन लीजिए, दुनिया का सबसे एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस सबसे एडवांस्ड फैमिली में मिलता है, मिलना भी चाहिए। वो फैमिली है मैरीगोल्ड की फैमिली, वो फैमिली है सनफ्लावर की फैमिली। सूरजमुखी का जो फूल है वो फूल ही नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो देख लीजिए, बताओ मैं ये जो फ्लावर बना रहा हूं ये कैसा फ्लावर है? कहाँ लिखा है 22? यहां से आगे जाओगे तो आंखों का डॉक्टर है। सुनिए, बीच में जो बनाऊंगा ना वो होंगे बाइसेक्सुअल। इसके पीछे साजिश है,
ये जो फ्लावर्स होते हैं और ये जो होते हैं, इनको हम कहते हैं किनारे वाले फ्लावर्स। किनारे वाले फ्लावर्स मतलब पेरिफेरल फ्लावर्स, इन्हीं को हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स। ओ, फ्लोरेट्स, कमाल है। लीफ का लीफलेट होते हुए देखा था, आज फ्लावर का फ्लोरेट होते हुए देख लिया। ये भी है रे फ्लोरेट्स, पेरिफेरल फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये जो बीच में, इनको हम सेंट्रल फ्लोरेट्स या फिर डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं। अभी फोटो दिखा दूंगा ओरिजिनल कैसे दिखता है। डिस्क फ्लोरेट्स या फिर सेंट्रल फ्लोरेट्स बोलते हैं। आपको बताना है जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं वो कैसे हैं। अरे जो दिख रहा है वही बोलना है, बाइसेक्सुअल। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं ये होते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक से क्या समझते हो? और जो रे फ्लोरेट्स है ना, अभी बताओ रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर किस में पढ़ा आपने? एपिगाइनस। तो ये एपिगाइनस है, और जो दिख रहा है वही बोलना है, फीमेल है कि नहीं। पिस्टिलेट लिख दूं, और जाइगो का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। ये सब जो आपने पढ़ा, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हेड इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। बताओ इस एक्सेस को क्या बोलेंगे जिसपे ये पूरा खेल खेला गया है? पेडंकल। और अब सुनो सच्चाई, खतरनाक, ये पेडंकल फ्लैट है। फ्लैटेंड पेडंकल को रिसेप्टिकल बोलते हैं। कंफ्यूज हो जाइए, सर रिसेप्टिकल तो आप थैलेमस को कह रहे थे। हाँ, दोनों वर्ड सेम है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब है। पेडंकल को पेडंकल को रिसेप्टिकल तब कहते हैं जब वो फ्लैट हो जाए। अरे इधर देखो मेरी तरफ, ये एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, आपने बोला पेडंकल, मैंने बना दिया फ्लावर। मैं बोलूं उसको फ्लैट कर दूंगा, क्या फ्लैट कर दिया? अरे गिरा दिया नीचे। अब इस पे नहीं आ रहा, इस तरह से और इस पे आ रहे हैं फ्लावर। तो फ्लैटेंड पेडंकल को क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। थैलेमस को भी क्या बोलते थे? रिसेप्टिकल। वर्ड एक है लेकिन मतलब अलग अलग जगह पे अलग है। तो फ्लैटेंड पेडंकल को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। ये दुनिया का सबसे एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है, मोस्ट एडवांस्ड। अभी फोटो दिखाता हूं तुम्हें। अब आपको समझ में आया कि रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर कौन है? यही तो है, दोनों जो बगल बगल वाले हैं वही है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। मोस्ट एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन द फैमिली कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली, जिसको कि हम अब एस्टेरेसी फैमिली भी कहते हैं। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड की फैमिली। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस बनाया है ये सनफ्लावर का है। तो सनफ्लावर इज एन इन्फ्लोरेसेंस इन इटसेल्फ। हो गया सारी बात। ठीक है, पूरा तो इसी में तो है, अब क्या ऊपर करें? चलिए फीलिंग आ जाए इसके लिए सनफ्लावर दिखाता हूं आपको। लिख लिया? कब है टेस्ट? टेस्ट कब है? टेस्ट हो गया? तुम लोग का एक भी टेस्ट नहीं होना अभी तक? अच्छा वो AITS, तो क्या फीडबैक है, कैसा हुआ? बढ़िया हुआ। और रियल AITS कब होगा? उसके पहले तो आपका एक FT भी हो जाएगा ना? बहुत अच्छी बात। सुन लो, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्लास में क्या कर रहे हैं, घर पे क्या कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने जाएगा, किसी को मतलब ही नहीं है। हाँ, किसी को नहीं मतलब, हमें भी नहीं। सच ये है कि आप अगर टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, वरना कुछ नहीं कर रहे। सभी टीचर्स आपको यही बोलेंगे, पढ़ने से नहीं होता है। बहुत कुछ पढ़ के आके चला गया, कुछ नहीं हुआ। टेस्ट देने से होता है, टेस्ट देने से सिलेक्शन होता है, यही सत्य है। बाकी किताबों में तो सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, टेस्ट दीजिए। जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है उस महानुभाव के लिए कि वो क्या कर रहा है। फिर अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप तैयारी
क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट आपकी तैयारी का बहुत 60% से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। बाकी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं वो तो एक साल में आगे पीछे होता रहता है, कभी ज्यादा पढ़ेंगे कभी कम पढ़ेंगे कभी पढ़ेंगे ही नहीं, और भी काम होते हैं ना, आपको पढ़ना ही थोड़ी होता है। लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, साफ साफ कह रहा हूं, मान लो। और आपके एफटी में बहुत इजी पेपर आ रहा है, उनका भी देखा, बहुत ही हलवा पेपर, एकदम वही आएगा जो बोला है मैंने कि आएगा, बोल दिया कि उसमें से आएगा, सिमेट्री में से, तो आएगा, मतलब आएगा, आपको पता है कि आपको क्या कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, एकदम इजी रहेगा। तो एफटी के अंदर जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा और गौर से सुने। एफटी के अंदर तो आपको जो कहते हैं ना फोड़ के आने वाली बात, वो हासिल करना पड़ेगा। सर किसको फोड़ के आने कहते हैं? 650 के ऊपर, एफटी की बात कर रहा हूं। एआईटीएस में आपके मार्क्स कम ही आएंगे, बहुत कम आएंगे, वाट लग जाएगी फिजिक्स में आपकी। क्या रेंज किसमें? 600, मैक्सिमम तो 720 है। और आप जो भी आप टेस्ट दोगे ना, एआईटीएस दीजिए, एफटी दीजिए, उसमें ऑब्वियसली आकाश के सारे बच्चे देते हैं 720 ही हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे। कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो उस टेस्ट में 720 लाएगा, ठीक है। तो वी विल टॉक सेंस ना, वी विल टॉक प्रैक्टिकल बात, हम आपसे ही नहीं करेंगे आप 720 लाइए ला भी नहीं, मतलब आपको भी नहीं लगता कि आप ला पाओगे, लेकिन आपका जो कंसिस्टेंट रन है ना, ये नहीं कि एक टेस्ट में ले आए 680 और उसके बाद उड़ने लगे हवा में। आप अगर 2, 3, 4, 5, और आपकी एनालिसिस भी 3-4 टेस्ट के बाद ही की जाएगी। वी एज अ टीम, मतलब जो टीचर्स हम एक टेस्ट पे क्या ही जज कर पाएंगे? एक में लग गया तुक्का, वो चैप्टर उसको आता था पहले से कर लिया, नहीं, आप 3-4 टेस्ट के सिलेबस में, यानी पूरे 11 का जब सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, हो ही जाएगा 3 टेस्ट में आराम से, तो फिर आपकी क्या स्टैंडिंग्स है उस पर आपको जज किया जाएगा। और तब तक जनवरी का एंड और फरवरी या फरवरी का भी मिड आ चुका रहेगा, और तब तक हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन है, मतलब किसको कितना क्या कैसे सिखाना है। यही सच है, आपको पहले ही बता दिया मैंने, फ्यूचर बता दिया आपको। तो कंसिस्टेंटली अच्छा करने की कोशिश करिए, टेस्ट को टारगेट करते हुए पढ़िए। सर अभी का पढ़ें, कुछ कॉमन क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आप पूछते हो बाद में, सर अभी जो पढ़ रहे हैं वो करा रहे हैं वो पढ़ें, या जो टेस्ट में आ रहा है वो पढ़ें, टेस्ट में तो पुराना आ रहा है, आप टेस्ट का पढ़िए सर, लेकिन अभी का आप कम करिए, पढ़ने के आवर्स बढ़ाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी का भी करना है, अभी के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, स्पेशली फिजिक्स के। मेरी बात सुन रहे हो? बॉटनी तो आप क्लास में सुन लीजिए और घर जाके एक बार पढ़ लीजिए, आपको ऐसी याद हो जाएगी। जूलॉजी में भी ऐसे कह सकते हैं, जिसमें मेहनत मांगेगा वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री है। ये बात आपको ही पता है, किसी से छुपा नहीं है, इसमें क्या है। दूसरी बात कि आप कंसिस्टेंटली अच्छा करने की कोशिश करिए, 650 के ऊपर, 650 से ऊपर अगर आप ला रहे हैं तो फिर आप कंटेंडर हैं, वरना बहुत मुश्किल है। लगातार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रातों रात आप बहुत अच्छे नहीं बन जाएंगे, रातों रात बहुत बुरे स्टूडेंट भी नहीं बन जाएंगे, कंसिस्टेंटली अच्छा करेंगे तो बनेंगे। बाकी आप क्या कर रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं, उसका कोई ना हिसाब ले रहा है ना कभी लेगा। 6 घंटे पढ़ता हूँ कि 6 मिनट पढ़ता हूँ, डजंट मैटर, मुझे नंबर बताओ, ठीक है, यही है, मुझे नंबर बताओ। और क्या मतलब है, इतने सारे बच्चों का नाम याद है ना चेहरा याद है, कुछ याद ही नहीं है, हमें क्या मतलब है कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो वो बचपन में दिखाने वाली बातें होती थी, उससे कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, मैं कह रहा हूँ ना, सेशन पूरा निकल जाएगा, आपसे कोई पूछने भी नहीं आएगा कि आप कितना पढ़ते हो बेटा, कैसा चल रहा है, नहीं, टाइम नहीं है इतना। नंबर अच्छे आ रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं आ रहे तो बताओ क्या करना है फिर। एआईटीएस में 600 आने चाहिए मिनिमम, और हर बार अपने पिछले वाले नंबर से बेटर करिए, दूसरे से कंपटीशन मत करिए, कुछ नहीं देके जाएगा वो। आप एक साथ यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि इत्तेफाक है, 6 में बाद कोई किसी को नहीं पूछेगा, तो अब बचकानी बात है, कोई नहीं पूछता किसी। तो आप अपने आप को देखिए कि आपका पहले टेस्ट में कितने आए, 400 आए, 300 आए, 600 आए, तो मैं अगले में उससे बेटर करूं। गलतियों को मत दोहराइए, 150 टेस्ट देने आपको, 150 गलतियां किसी बच्चे के अंदर नहीं। हर गलती को 2 बार भी रिपीट करोगे ना, हर टाइप की गलती को, तो भी 150 गलतियों से ज्यादा नहीं कर पाओगे। टाइप की गलती की बात कर रहा हूं, आपके अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसकी क्वालिटी पे आप अपने आप को जज करिए, हम भी आपको उसी पे करेंगे। छूट गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया,
ये नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, नंबर जो कम होते हैं उसके कई रीजन हो सकते हैं। याद ही नहीं आया, दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आया, क्लिक नहीं किया, मेंटल ब्लॉक लग गया, दैट इज नॉट अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि वो आज हुआ है कल नहीं होगा, उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, 3 टेस्ट दिया और आपका पेपर पूरा नहीं हो पा रहा, सर मैं पहले बायो करता हूं तो फिजिक्स छूट जाती, फिजिक्स करता हूं तो उसी में लटका रह जाता हूं, इस तरह की अगर दिक्कतें हो रही हैं, जो कि होंगी होंगी, तो उनसे आपको जूझना पड़ेगा। तो फोकस ऑन कि आप किस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मिस्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को एनालिसिस बोलते हैं। 3 क्वेश्चन गलत हो गए, इससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली उस बच्चे के बारे में, 3 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए ये इंपॉर्टेंट है। याद नहीं आया, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, याद नहीं आना बहुत बड़ी बात नहीं है, याद आ जाता है। और लास्ट में जब तक आप पढ़ोगे ना, तो पढ़ते पढ़ते सबकी नॉलेज का लेवल और याद रखने का लेवल 19-20 का फर्क अगर हटा दें तो सेम ही रहता है। 700 लाने वाला भी उतना ही जानता है जितना 720 वाला, 650 वाला भी, 680 वाले, सब उतने ही काबिल हैं। बस गलती कर दी एग्जाम में तो नंबर पीछे हो गए, 5 एक गलती पे 5 नंबर, 5 नंबर मतलब 700 रैंक। तो आप किस तरह की गलती कर रहे हैं इस पे काम करिए। ठीक है, नंबर कम होना ज्यादा होना कोई मैटर नहीं करता। बोलता ना 150 टेस्ट दोगे, उसमें आपको पहले टेस्ट में कितने आए कौन पूछने जा रहा है, और क्यों पूछूं? तो फालतू बात है ना ये तो। कितने नंबर आए, टेस्ट नंबर 3 में कितने आए थे, क्या करूंगा जान के मैं? क्या ही कर लूंगा, जान भी जाऊंगा तो क्या कर लूंगा, अच्छा आगे तो भी क्या कर दूंगा, मेडल तो दूंगा नहीं, इतना पैसा नहीं मेरे पास। दूसरा कि अगर आपके बहुत कम भी आए तो भी क्या कर लेंगे। तो आप अपनी गलतियों से अपने टेस्ट को जरूर दीजिए, टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो, खुद के लिए करिए। ठीक है, और जब आपके बोल रहा हूँ 3-4 टेस्ट हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि कौन से बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, फिर उनको पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें नेगेटिव जो सोचेंगे वैसे सोचेंगे अच्छा तो मतलब हमें नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, सबको पढ़ाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली सिस्टम रिक्वायर्स सिलेक्शन, तो हमें तो चाहिए वो जो अच्छा करके दें। मौका तो सबको दिया जा रहा है, आप भी बनिए, कोई रोका थोड़ी है। बाकी तो जो चल रहा है चलता ही है। चलिए मुझे सनफ्लावर दिखाना था। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, घर पे खूब मेहनत करिए। हाँ ये मत करिए, बर्बाद हो जाओगे। और ना सोचा करो ना पूछा करो ना आपस में डिस्कस क्या करो कि कैसे पढ़ना होता है, कुछ बोल चुका हूँ 100 बार, बुक उठाओ पढ़ो, प्लानिंग करेंगे। फालतू बात है यार, ये सब कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये प्लानिंग कर। हाँ अरे नहीं मुझे तो वो दिखाना था ना, सनफ्लावर। अरे यार 11th नोट्स कहाँ गया? गौर से देखिए इस सनफ्लावर को, देखो इसमें दिखाना क्या चाहता हूं मैं, सुनो, वो लेफ्ट वाले को देखो, हेड और कैपिटुलम वही इन्फ्लोरेसेंस का नाम है। जो बीच में आपको ब्राउन वाला दिखता है ना सनफ्लावर में, वही उसके डिस्क फ्लोरेट्स या सेंट्रल फ्लोरेट्स हैं। जो येलो पंखुड़ियां दिखती हैं वो कौन से हो जाएंगे फिर, रे फ्लोरेट्स या पेरिफेरल फ्लोरेट्स। ये दोनों फ्लोरेट्स मिलकर पूरा सनफ्लावर बना देते हैं। ठीक है, यही बात थी। ये जो राइट वाला फोटो है इधर वाला, ये आपके कैलिक्स को दिखा रहा है। और थोड़ा सा अगर आप इसमें, क्योंकि मैं तो देख पा रहा हूं, अगर आप भी देख पाए तो इसमें ना हेयरी कैलिक्स है, थोड़ा हेयरी होती है इसकी कैलिक्स जो होती है, हेयरी होती है प्रोटेक्शन के लिए। हेयरी हेयरी, अरे हेयरी यार, हेयरी वाला हेयरी। एक और चीज आपको मुझे दिखानी है, चलो कर्नाटका चलते हैं। गौर से देखिए, ये आप देख रहे हो गौर इसमें कि जो सनफ्लावर का जो फेस है वो सब कैमरामैन की तरफ, मतलब एक तरफ फेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सनफ्लावर नाम है ना, सन की तरफ फेस करता है, तो सब के सब एक तरफ फेस कर रहे हैं। जब सन उधर जाएगा या गया होगा, जब भी जाए उधर, तो फिर सब उधर भी फेस कर देंगे। ठीक है, पेटियोल से करता है, अति सुंदर। एक और आपको दिखाना मुझे, क्योंकि इसका
जिक्र एनसीईआरटी के फोटो में किया गया है। गौर से देखिए और बताइए कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नजर आ रहा है कि नहीं। क्या आपको लग रहा है कि सर इसमें जो भी फ्लावर्स निकले वो एक कॉमन पॉइंट से निकले? निकले तो कॉमन पॉइंट से। इसकी वजह से ना ये एक अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर बन गया है पूरा इन्फ्लोरेसेंस। इसके बेसिस पे नाम पड़ गया इन्फ्लोरेसेंस का अंबल इन्फ्लोरेसेंस। एनसीईआरटी इसका फोटो बनाई हुई है, अंबल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फैमिली का नाम भी इसी बेसिस पे पड़ गया, अंबलीफेरी फैमिली। अंबलीफेरी फैमिली में अंबल इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। पॉइंट क्या था? सारे फ्लावर्स एक कॉमन पॉइंट से राइज करेंगे। तो अंबल अभी दिखाऊंगा आपको एनसीईआरटी है। ये पेडंकल है, ये इस पे निकल रहा है ना, और ये इसके पेडिसल्स हैं सबके। समझ में आया? अरे ये एक एक है, एक के ऊपर काफी सारे पेटल्स हैं उस फ्लावर्स के। फ्लावर के कई सारे पेटल्स हैं, जो आपको लग रहे हैं कि कई सारे फ्लावर्स हैं। पेटल्स, एक फ्लावर के कई पेटल्स नहीं हो सकते। और तो कुछ है नहीं खास, बाकी बहुत अब आपको नहीं पढ़ना होता है। हाँ एक चीज है, पढ़ाऊंगा अभी। हाइपेंथोडियम अंजीर है ये। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन फाइकस, है ना। फाइकस की जो फैमिलीज होती हैं उनमें पाया जाता है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस बहुत खतरनाक इन्फ्लोरेसेंस होता है। सुन लेंगे पहले इसके बारे में, सुनिए। अरे इधर देखो ना, आगे के चैप्टर में भी काम आएगा, सुनो। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं, 3 तरह के। सबसे पहले होते हैं मेल फ्लावर्स, ठीक है। उसके नीचे जाओगे मेल फ्लावर्स का ग्रुप मिलेगा। उसके नीचे आओगे तो मेल फ्लावर्स ही मिलेंगे, लेकिन ऐसे मेल फ्लावर जिनकी स्टेमेन स्टेराइल हो चुके हैं। तो स्टेमिनोड वाले फ्लावर्स मिल गए, इसका मतलब स्टेमिनोड वर्ड सिखाया था ना। तो स्टेराइल स्टेमेन वाले फ्लावर्स को हम, ऐसे मेल फ्लावर को हम गॉल फ्लावर बोलते हैं, GALL, गॉल फ्लावर, वो मिलेंगे। उसके नीचे उतरोगे तो फिर आपको फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप इन्हें इसको देख लिया ना, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ये फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है। अब आप देखो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। इधर देखो, सब लोग देखो इधर। ये मान लो है, ध्यान से सीखना। पहले बताओ मैंने कौन से फ्लावर्स बोले मिलेंगे? मेल फ्लावर्स। तो यहां पे मिल गए मेल फ्लावर। उसके बाद कौन से मिलेंगे? मेल ही मिलेंगे, लेकिन मेल में स्टेराइल। तो फिर इसको ऐसे काट देते हैं बना के, मतलब ये स्टेराइल हो गया। उसके नीचे क्या मिलेंगे? फीमेल फ्लावर्स। अब गौर से सुन लो सब कोई। इंसेक्ट है एक, उस इंसेक्ट का नाम है ब्लास्टोफोगा। क्या नाम है उसका? ब्लास्टोफोगा इंसेक्ट। ब्लास्टोफोगा इंसेक्ट जो है वो आता है और इस ओपनिंग से एंटर करता है। इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्टियोल। ध्यान से सुन लो फिर बनाते रहना। देखो इधर, ऑस्टियोल से ब्लास्टोफोगा आएगा। सवाल है आ क्यों रहा है? आ इसलिए रहा है क्योंकि फीमेल फ्लावर जो सबसे नीचे बैठी है उसके पास होता है नेक्टार। क्या बोलते हैं उसको? अरे फूलों का रस जिसको आप कह रहे हो, नेक्टार रहने आ रहा है ये। नेक्टार जिन स्ट्रक्चर्स में भर के रखा जाता है उसको नेक्टरीज बोलते हैं, और ये पाई जाती है गानुशम के पास। गानुशम फीमेल फ्लावर के पास है। अब देखो यहाँ पे चक्कर फंस गया। आ तो रहा है ये, लेकिन इसको सबसे पहले किसका सामना करना पड़ेगा? भाला लेके खड़े हैं मेल फ्लावर, एरो एरो मतलब है ना मेल फ्लावर्स के पास। तो उनसे लड़ते, अब उनसे कोई नेक्टार उनके पास तो है नहीं, उनसे लड़ते झगड़ते नीचे गया, फिर से कौन से मिले? मेल फ्लावर। उनसे भी कोई मतलब नहीं है इसको। इसको सबसे जूझते हुए आखिर में मंजिल मिलेगी। वो मंजिल क्या होगी? फीमेल फ्लावर के पास जो प्रेजेंट होगा नेक्टरीज में भरा हुआ नेक्टर। अब देखो यहाँ पे गेम कैसे चलता है। नेक्टर, अब देखो क्या होता है। ये जो फीमेल फ्लावर होती है ना, इनके फीमेल फ्लावर्स के, मान लो यहाँ पे इंसेक्ट आ गया है और ये नेक्टार ले रहा है, तो इन फीमेल फ्लावर्स का जो स्टिग्मा होता है, या बोलना चाहिए जो स्टाइल होता है, वो काफी इलोंगेटेड होता है। अब ध्यान से सुनो कितना खूबसूरत बनाया गया है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिए। इंसेक्ट आया, नेक्टार ले रहा है। जब नेक्टार ले रहा है, सक कर रहा है उसके नेक्टरीज से नेक्टार को, तो फिर यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, फोर्स लग रहा है जब उसको वो नेक्टार को ले रहा है। तो अब क्या होता है कि उस इंसेक्ट के बैक साइड पे काफी सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो लेके आया है। प्लांट बेवकूफ नहीं है जो इतनी व्यवस्था करके रखा है। प्लांट उससे पॉलिनेशन कराना चाहता है। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इंसेक्ट पॉलन ग्रेन लेके आया है। अब जो स्टिग्मा है वो तो स्टाइल से जुड़ी हुई है। अरे स्टाइल स्टिग्मा तो जानते हो। तो इनके फ्लावर्स के, फीमेल फ्लावर्स का जो स्टाइल होता है काफी लंबा होता है, और जैसे ही ये इंसेक्ट ले रहा होता है नेक्टार, तो फिर जो स्टाइल होता है वो बेंड कर जाता है। बेंड करेगा तो जो स्टिग्मा होगा वो चिपका लेगा ना फिर पॉलन ग्रेन्स को बैक ऑफ द इंसेक्ट से।
यही काम होता है। तो नेक्टार का फ्लोरल रिवॉर्ड देके, या बोले पॉलन रिवॉर्ड देके, क्या ले लिया उसने? पॉलन ग्रेन। किसने ले लिया? प्लांट ने। अब देखो ये हुई आधी बात, मैंने ले लिया पॉलन ग्रेन, प्लांट हूं मैं, मेरा काम तो हो गया। अब इन शिक्षक को बोला गया कि तुम्हें बाहर भी तो जाना है, तो आए जहां से थे जाओगे भी तो उसी रास्ते से, कि कोई और रास्ता थोड़ी बनाएंगे तुम्हारे लिए। तो बोला गया मैं वापस जा रहा हूं, पेट भर गया, नेक्टार ले लिया। जब ये वापस जाने की कोशिश करता है, फिर से उसको जूझना पड़ता है इन फ्लावर से जिनसे कोई इसका लेना देना ही नहीं था। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो ये बाहर चला जाएगा या तो नहीं जा पाएगा। अगर ये बाहर चला गया तो भी प्राण का फायदा है, क्योंकि बाहर जाएगा, अपने घर में जाएगा, बताएगा चलो वहां नेक्टार मिलता है, वहां चलते हैं, और को लेके आएगा, और पॉलन ग्रेन्स आएंगे। अगर ये बाहर नहीं गया तो यहीं पे इसकी कब्र बन जाएगी, दफन हो जाएगा, और प्लांट इससे अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। कहते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? दरवाजा बंद हो गया, अब आप नहीं जा सकते। समझ में आया कुछ? तो अगर चला जाए तो भी फायदा, क्योंकि काम तो करवा लिया ना मैंने, इससे पॉलिनेशन करवा लिया। नाउ दिस खूबसूरत रिश्ता इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस रिश्ता बिटवीन ब्लास्टोफोगा इंसेक्ट एंड फाइकस स्पीशीज, फिग ट्रीज, अंजीर जो दिखाया अभी, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ब्लास्टोफोगा जब भी आएगा इसी से नेक्टार लेगा, और फिग स्पीशीज अगर पॉलिनेशन कराएंगी तो ब्लास्टोफोगा से ही कराएंगी। इसका मतलब अगर दुनिया में ब्लास्टोफोगा एक्सटिंक्ट हो गया तो इस प्लांट में पॉलिनेशन भी होना बंद हो जाएगा, आखिरकार ये प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ को एक्सटिंक्शन, अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन आल्सो। अगर आप दो प्राणी हैं और एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तो एक अगर इवॉल्व कर रहा है तो उसी ही गति से, उसी रेट पे आपको भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप साथ में जी कैसे पाएंगे? तो को इवोल्यूशन, को एक्सटिंक्शन का एग्जांपल भी इसको देते हैं, कई सारे टॉपिक से रिलेट हो जाता है। टॉपिक क्या है? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का नाम है। कितने टाइप के फ्लावर? 3। मेल फर्टाइल फ्लावर, मेल स्टेराइल फ्लावर, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? गॉल फ्लावर, और अंदर में बैठी हुई फीमेल फ्लावर्स। मतलब कि कौन सी फ्लावर्स हैं? फीमेल फ्लावर्स, क्योंकि वही नेक्टार रखी हैं। फोटो बनाइए और आगे बढ़िए। इन्फ्लोरेसेंस का नाम है हाइपेंथोडियम। फर्टाइल मेल फ्लावर्स। स्टेराइल मेल फ्लावर्स। एग्जाम्पल ही सब कुछ है, फिग स्पीशीज में पाया जाता है। पीपल, बैनियन, अंजीर, सब में। ब्लास्टोफोगा इंसेक्ट का नाम है, साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करें। तो कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी हैं मार्केट में। एक कैपिटोलम देखा, एक हाइपेंथोडियम की बात बता दी ताकि कोई दिक्कत ना रहे। वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है ऑब्वियसली, तो नीट में तो मुश्किल है, टेस्ट में पूछ सकते। ऑस्टियल वो ओपनिंग थी जहां से एंट्री थी और एग्जिट थी, अगर कर सको एग्जिट तो, नहीं कर सको तो जाओ। ये भी मेंशन कर लेंगे, स्टाइल लॉन्ग है और यही तो सारा गेम खेल रही है। फॉर अच्छा, स्टिग्मा स्टिकी होता है, तो स्टिग्मा तो जैसे ही पॉलन ग्रेन से टच करेगा तो उसके टचाते ही वो तुरंत उसको पकड़ लेगा। पॉलिनेशन करवा लिया इसमें। 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स का क्वेश्चन याद रखिए। अंबली शरीफ है फैमिली में, उसी में तो था कैंडिडा। चलिए पढ़ते हैं। हो गया ये? देखो अब हम ना एक एक फ्लोरल वर्ल के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर पे ही पूरा गेम जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिक्स के बारे में। कुछ आपको सिंबल सीख लो यहीं पे सब लोग। देखो इधर, कैलिक्स का सिंबल बता रहा हूं आपको, के से, कैपिटल के से बताते हैं। कितने सेपल्स हैं कैलिक्स में, वो सबस्क्रिप्ट में नंबर से लिख दिया जाता है।
मान लो मैं लिख रहा हूं 5, तो इसका मतलब क्या समझे, कैलिक्स के पास 5 सेपल्स हैं। सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ा हुआ है तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीसिपेलस। पॉलीसिपेलस का मतलब होता है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहला आप कैलिक्स लिख रहे हैं, कॉपी में लिख लो। पॉलीसेपलस का मतलब होता है आपके जो सेपल्स हैं वो फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। और अगर आपने ऐसा लिख दिया 5 है मान लो और ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गैमो। गैमो मतलब फ्यूज्ड। क्लोरीसेपलस भी बोलते हैं इसी को, क्लोरीसेपलस भी बोलते हैं। इसका मतलब सेपल्स हैं फ्यूज्ड, आपस में जुड़े हुए हैं। फंक्शन क्या बताएंगे कैलिक्स का? कैलिक्स वैसे तो डीजनरेट कर जाती है, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन देती है और प्रोटेक्शन देती है फ्लोरल बड को, फूल की कली को। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंट कैलिक्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परसिस्टेंट कैलिक्स कहां मिलता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परसिस्टेंट का मतलब पहले समझो। क्या बोला मैंने? कैलिक्स का काम फ्लोरल बड को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट देने का था। अब कली खिल गई, एंथेसिस हो गई, फ्लावर बन गया। अब कैलिक्स को डीजनरेट कर जाना चाहिए, जो कि कर भी जाता है, कर जाता है, मैक्सिमम में कर जाता है, कैलिक्स का खात्मा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिली है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स में आते हैं वो, जिनके अंदर आपको कैलिक्स बाद में भी दिखेगा। अरे बैंगन देखा है ना सबने, तो बैंगन के ब्रिंजल के ऊपर जो इस तरह से पत्ते जैसे बने रहते हैं, वो एक्चुअल में उसके कैलिक्स हैं। तो कैलिक्स तो टोमेटो में भी, तो कैलिक्स तो आपको खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कैलिक्स आपको उस फ्लावर का फ्रूट बन गया, तब तक नजर आ रही है, तो कहते हैं परसिस्ट कर रही है। परसिस्टेंट कैलिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। जब भी क्वेश्चन आएगा ब्रिंजल के नाम से आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोलेनेसी फैमिली आपको पढ़नी भी है फैमिलीज में। सब्जी फैमिली कहते हैं, सब्जी की फैमिली है। सबकी फैमिली बताऊंगा, दाल की, सब्जी की। तो ब्रिंजल में परसिस्टेंट कैलिक्स का होना उसका इंपॉर्टेंट फीचर है। उसी तरह से बताओ, कोरोला जो होता होगा उसके यूनिट क्या थे? पेटल्स। उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। बताओ, अगर सी के नीचे 5 लिखा है, इसका मतलब क्या बता रहे हैं? पॉलीपिटेलस। पॉलीपिटेलस। पता है जब क्वेश्चंस आते हैं ना, बस सिंबल पूछ देते हैं, सिंबल्स का मतलब बताइए क्या होता है, सिंबल बना दे, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, पता होनी चाहिए। पॉलीपेटलस, 5 है मतलब 5 पेटल्स हैं, नंबर कितने भी हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? गैमोपिटेलस। 5 हैं और आपस में फ्यूज्ड हैं, फ्री पेटल्स, फ्यूज पेटल्स, जुड़े हुए हैं, फ्यूज पेटल्स हैं। कोरोला, कोरोला के पेटल्स का शेप वेरी करता है। एनसीईआरटी में एक फोटो बना हुआ है, उसको मुझे सिखाना पड़ता है। देखो क्या फोटो है वो, पता है ये जो पेटल्स और इस तरह से बना रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला। सीख लेंगे। क्रूसी, क्रूसीफर वर्ड जानते हो कहां से है? कहां से है? अरे आया कहां से है, पाया कहां जाता है थोड़ी। जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। अरे जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह, क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाई का मतलब क्या होता है? क्रॉस बनाया प्लस वाला, उस पर लटका दिया। क्रॉस, क्रॉस वर्ड से आया है क्रूसी। तो क्रूसी फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जिसके पास क्रॉस लाइक कोरोला हो। और ये क्रॉस लाइक हुए ना, 4 बनाया है और आपस में कैसे अरेंज नहीं है, क्रॉस लाइक, तो बोलते क्रूसी फॉर्म कोरोला। अब यहां से आपको जो बोलना है बोलते रहिए, क्रूसीफर फैमिली बोलिए, मस्टर्ड बोलिए, कॉलीफ्लावर बोलिए, मस्टर्ड की फैमिली और ब्रासिका जीनस की फैमिली। ब्रासिका मतलब वही, ब्रासिका जीनस की फैमिली। ब्रासिका ओल्डेशिया हो सकता है, कैम्पेस्टिस हो सकता है, किस तरह का
ब्रासिका है वो अलग अलग हो सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सारे गोभी इसी में। मस्टर्ड की फैमिली है, ब्रासिका जीनस की फैमिली है, इसलिए इसको ब्रासिकेसी फैमिली भी कहते हैं। तो बेवकूफ मत बन जाना। खतरनाक बात यही थी कि इसके पास क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है। क्रूसीफॉर्म मतलब बता रहा था ना, क्रॉस लाइक अरेंज्ड होते हैं। ये फोटो बनी हुई है एनसीईआरटी में। आइए, लिख लिया? चलो अब पढ़ते हैं। तो कुछ हो गया ना? पढ़िएगा, 5 मिनट आपके बाद, जल्दी बताइए। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्या कि ना हो? हाँ हो सकता है, इम्परफेक्ट और क्लमाइडी वाली बात। कैलिक्स क्या होती है? आउटर मोस्ट वॉल भी यही है, फर्स्ट फ्लोरल वॉल भी यही है। एंड मेंबर्स आर कॉल्ड, जनरली सेपल्स कैसे होते हैं? हरे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को उसके बड स्टेज में, यानी फ्लोरल बड में किस स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। कैलिक्स कैसे हो सकते हैं? गैमोसेफलस या फिर पॉलीसेफलस। कैलिक्स खत्म हो गया। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अभी कोई पूछ रहा था ना कि सर जो जिसमें एंटोमोफिली नहीं होगी, यानी बायोटिक एजेंट नहीं होंगे, जिसमें विंड वाटर से पॉलिनेशन होगी, उसमें पेटल्स का कलरफुल होने का क्या काम? हवा और पानी को थोड़ी रिश्वत दोगे कि कलरफुल पेटल्स हैं, आओ तुम पॉलिनेशन कर दो, उनको क्या मतलब है? हाँ, तो इसलिए बोला यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जिनमें नहीं जरूरत वहां नहीं होंगे। तो ब्राइटली कलर्ड किस लिए होते हैं? इंसेक्ट्स और पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। कैलिक्स की तरह कोरोला भी कैसा हो सकता है? गैमोपेटलस हो सकता है या फिर पॉलीपेटलस। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी इन ग्रेटली इन प्लांट्स। ये ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, या व्हील शेप हो सकता है। सर आप कह रहे थे कि कहीं पे बना हुआ है। अरे क्रॉस लाइक कोरोला, यही तो है, काटा नहीं है, क्रॉस लाइक बताने की कोशिश कर रहा था। 5वां वाला अलग से आपको दिख जाएगा। अरे कुछ बात समझ में आई? ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास, एस्टिवेशन अगले क्लास में खत्म कर देंगे। नहीं, एक और लग जाएगा, 2 क्लास लगे, 2 में तो बहुत आराम से।